हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। चैप्टर 951। एडन जानता था कि उनके लिए आज बचना असंभव है। यदि उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी कम उम्र में एक मजबूत पीक कॉस्मोस रैंक बन सकता था तो वह एडन द्वारा इतनी आसानी से मूर्ख कैसे बन जाता। अब एडन शांत महसूस करने लगा। तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? एडन ने एक आह भरते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ, तुम ही हो जो हमें मजबूर कर रहे हो। हम बस अपना जीवन जी रहे थे जब पवन हमें गुलाम बनाने की कोशिश करने अर्थ पर आया। मेरे उसे मारने के बाद तुम भी आ गए। फिर जब तुम्हारे परिवार को पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो वे शायद और भी मजबूत लोगों को भेजेंगे। बताओ, हमने इस तरह के व्यवहार के लिए किसे उकसाया? तुमने किसी को नहीं उकसाया। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो तुम केवल खुद को दोष दे सकते हो कि जब पवन ने तुम्हारी खोज की तब भी तुम एक इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट थे। तो क्या हम सिर्फ इसी वजह से गुलाम बनने के लायक थे? साहिल ने धीरे धीरे अपनी आवाज की तीव्रता बढ़ाई। तुम्हें इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम हमारे स्तर पर पहुंच जाओगे तो तुम भी यही करोगे। चिंता मत करो, मैं नहीं करूंगा, साहिल ने गंभीरता से कहा। एडन हंसा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने किसी प्रकार की औषधि से भरी एक शीशी निकाली। ये जेनेटिक ड्रग के समान दिखती थी लेकिन इसके अंदर का तरल क्रिम्जन था। ग्रैंपा, मत करो। लोन रुक गई जब उसने एडन को क्रिम्जन पोशन निकालते देखा। लॉर्ड एडन, आप। नाइन भी उसे समझाना चाहता था लेकिन जब उसे उस स्थिति की याद आई जिसमें वे तीनों अब थे तो उसने अपने शब्द वापस ले लिए। एडन ने और कुछ नहीं कहा। क्रिम्जन पोशन निकालने के बाद उसने इसे खोला और इसे पीने से पहले अपने मुंह में डाल लिया। साहिल ने दूर से ये सब देखा। उसने सहज रूप से महसूस किया कि एडन के हाथों में जो चीज थी वह साधारण नहीं थी। इसलिए उसने जल्दी से कार्रवाई की। उसने तुरंत 200 से 300 किलोमीटर की दूरी तय की और एडन के सामने प्रकट हुआ। उसके बाद उसने तीनों पर अपना मुक्का ताना। वॉइड पंच। यह एक ऐसा मुक्का था जो मिल्की वे बैटलशिप को आसानी से भेज सकता था। हालांकि एडन ने मुक्के का सामना करते हुए घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तीव्र होती गई। फिर उसने भी साहिल पर मुक्का चलाया। बूम! दोनों मुक्के टकराए। तीव्र परिणाम ने शून्य में एक तूफान पैदा कर दिया जो चारों दिशाओं में फैल गया। साहिल की आंखें सिकुड़ गईं। वह एडन के मुक्के से निकलने वाली प्रबल ऊर्जा को महसूस कर सकता था। फिर उसका शरीर दर्जनों किलोमीटर दूर धकेल दिया गया। यह कैसे संभव है? साहिल अंदर से बहुत हैरान था। जब उसने मुक्का चलाया तो उसने खुद को बिल्कुल भी नहीं रोका था। एक पीक कॉस्मोस रैंकर का वॉइड पंच आसानी से मिल्की वे बैटलशिप को नष्ट कर सकता था। इस बीच वह महसूस कर सकता था कि एडन सिर्फ एक मिड कॉस्मोस रैंकर था। हालांकि जब उसने क्रिम्जन पोशन पिया तो उसकी कॉम्बैट पावर अचानक आसमान छू गई। ये सिर्फ एक जल्दबाजी में मारा गया मुक्का था लेकिन ये पहले से ही उसके बराबर था। निश्चित रूप से इन बड़े परिवारों के लोग सरल नहीं थे और उन सभी के पास अपने स्वयं के ट्रम्प कार्ड्स थे। साहिल के वॉइड पंच से एडन भी दर्जनों किलोमीटर पीछे उड़ गया। नाइन और लोन उसके पीछे थे लेकिन वे एडन और साहिल के बीच की लड़ाई से प्रभावित नहीं हुए। अन्यथा अभी टकराने वाले मुक्कों की शॉकवेव आसानी से उन दोनों को मौत के घाट उतार सकती थी। तुम दोनों पीछे हट जाओ। अगर मैं जीतता हूं तो तुरंत अर्थ का इंटरनेट उपयोग करके परिवार को सूचित करना और ऑसन को वह सब कुछ बताना जो यहाँ हुआ है। उनसे कहना कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ आएं। अगर मैं हार जाता हूं तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम भाग सकते हो तो भाग जाओ। अगर तुम नहीं भाग सकते तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम समझ गए? एडन ने दांत पीसते हुए कहा। समझ गया ग्रैंपा, समझ गया लॉर्ड एडन। नाइन और लोन ने एक ही समय में उत्तर दिया। साहिल सैकड़ों किलोमीटर दूर था और दूर से एडन को देख रहा था। इस समय एडन क्रिम्जन पोशन लेने के बाद प्रतिक्रिया कर रहा था। न केवल उसकी त्वचा क्रिम्जन हो गई बल्कि उसकी आंखें, बाल और भौहें भी क्रिम्जन हो गई थीं। इसके अलावा उसका पूरा शरीर हिंसक ऊर्जा से भरा हुआ था। भले ही साहिल दूर था, वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। एडन ब्लड बर्निंग पोशन ले रहा था जो जेनेटिक ड्रग से 100 गुना अधिक कीमती था। जब उपभोक्ता इसे लेता है तो ये शरीर की प्रत्येक कोशिका पर तुरंत आक्रमण कर सकता है। ये तब सेल वाइटैलिटी और ताकत को बढ़ाएगा। साथ ही ये थोड़े समय के लिए उपभोक्ता की कॉम्बैट पावर को काफी बढ़ा देगा। हालांकि ब्लड बर्निंग पोशन जेनेटिक ड्रग से अलग था। जेनेटिक ड्रग का कोई दुष्प्रभाव नहीं था। चैप्टर 952। ये केवल एक व्यक्ति की प्रतिभा को ट्रिगर करेगा। यदि वह व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं था तो जेनेटिक ड्रग लेने से कुछ नहीं होगा। इसके विपरीत ब्लड बर्निंग पोशन का दुष्प्रभाव बहुत बड़ा था। यह उपभोक्ता की प्रत्येक कोशिका को सीधे उत्तेजित करेगा। चाहे कोई भी इसे ले, उसकी कॉम्बैट पावर थोड़े समय के लिए बढ़ जाएगी। भले ही साधारण लोग इसे लें, वे तुरंत अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे।
यदि उपभोक्ता चक्र के बीच में प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए एक सहकारी औषधि नहीं लेता है तो उसके शरीर की कोशिकाएं चमकने और गर्म होने के बाद मर जाएंगी, जिसके बाद उपभोक्ता मर जाएगा। जितनी जल्दी इसे हटाया जाएगा उपभोक्ता को उतने ही कम दुष्प्रभावों का अनुभव होगा। हालांकि ये दुष्प्रभाव छोटा था और यह बहुत प्रासंगिक नहीं था। इसका कारण ये था कि भले ही वह व्यक्ति ब्लड बर्निंग पोशन लेने के क्षण ही एंटीडोट पी ले, न केवल उस व्यक्ति का भविष्य बर्बाद हो जाएगा बल्कि उसके पास अब अगले रेल में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं होगा। उनकी उम्र भी काफी कम हो जाएगी। साथ ही उनके शरीर की कोशिकाएं उत्तेजित होने के बाद अर्धसुप्त अवस्था में गिर जाएंगी। उपभोक्ता को कमजोरी की एक लंबी अवधि का अनुभव होगा। कोई यह नहीं कह सकता कि इसका सेवन करने की कीमत महत्वपूर्ण नहीं थी। ब्लड बर्निंग पोशन उपभोक्ता की ताकत में सुधार करने और उन्हें उनके अल्पकालिक संकट से बचाने के लिए उपभोक्ता की उम्र का उपयोग करेगा। यदि वे हताश नहीं होते तो कोई भी ब्लड बर्निंग पोशन नहीं लेता। कीमती होने के अलावा यह उपभोक्ता की मृत्यु को भी तेज करेगा और उपभोक्ता के भविष्य को बर्बाद कर देगा। एडन को भी पता था कि वह मर जाएगा, इसलिए उसने जुआ खेलने के लिए ब्लड बर्निंग पोशन लिया। अगर वह जीत गया तो शायद वह अभी भी जीवित रहे। अगर वह हार गया तो फिर कहने को कुछ नहीं बचा था। तुमने अभी क्या पिया? तुम्हारी कॉम्बैट पावर इतनी क्यों बढ़ गई? साहिल खुद को पूछने से नहीं रोक सका। एडन के मुंह से एक भयंकर गर्जना निकली। उसका शरीर अपने स्थान से गायब हो गया और वह साहिल की ओर झपटा। उसके पास अब साहिल के सवाल का जवाब देने का समय नहीं था। अभी एडन के लिए समय ही सब कुछ था। यदि वह खुद को ब्लड बर्निंग चरण से 1 सेकंड पहले मुक्त कर सकता था तो इससे उसे जीने के लिए और अधिक समय भी मिलता। जब साहिल ने देखा कि दूसरा पक्ष जवाब नहीं दे रहा है तो उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। वह भी उन्मत्त एडन पर झपटा। साहिल अपने ही स्तर के किसी व्यक्ति के साथ आमने सामने की टक्कर से कभी नहीं डरा था। सिस्टम ने उसके शरीर को मजबूत किया था, लेकिन एडन और भी कम डरा हुआ था। उसके शरीर की कोशिकाएं अब चरम तक उत्तेजित हो गई थीं, इसलिए उसे लगा जैसे उसके पास अनंत शक्ति हो। बूम! दोनों टकराए और एक ही पल में पीछे हटे। फिर उन्होंने फिर से एक दूसरे पर हमला करना जारी रखा। बूम 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 बूम! शून्य में अनगिनत टकराव गूंज उठे। हर आवाज कान फाड़ने वाली थी। अर्थ के पावर हाउसेस और दूर खड़े नाइन को अपने कान ढकने पड़े और दर्द में पीछे हटना जारी रखना पड़ा। स्पेक्टेटर्स के रूप में वे साहिल और एडन को बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे और वे केवल शून्य में जोर से होने वाले टकरावों को सुन सकते थे। जब उनके मुक्के उनके प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर लग रहे थे तो वे बहुत सख्त थे। साहिल जितना अधिक लड़ता उतना ही अधिक वह आशंकित महसूस करता। वह एक पीक कॉस्मोस रैंक का था और उसके शीर्ष कॉम्बैट स्किल वॉइड पंच के जुड़ने के साथ उसकी शक्ति लगभग पार्शियल सेलेस्टियल रैंक तक पहुंच गई थी। एडन केवल एक मिड कॉस्मोस रैंक का था, लेकिन क्रिम्सन पोशन लेने के बाद वह हार माने बिना इतनी देर तक साहिल से लड़ सका। एडन शायद उससे थोड़ा बेहतर भी हो सकता था। इससे साहिल के लिए इस औषधि की शक्ति पर विश्वास करना कठिन हो गया। यह उन दोनों के बीच का टेक्नोलॉजिकल गैप था। एक लेवल 3 सिविलाइजेशन अर्थ की लेवल 0.7 सिविलाइजेशन की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थी। चैप्टर 953 ब्लड बर्निंग पोशन के दुष्प्रभाव न केवल कोशिकाओं को उत्तेजित करेंगे, शरीर की कोशिकाओं की जीवन शक्ति को समय से पहले खर्च करेंगे और उपयोगकर्ताओं की उम्र कम करेंगे, बल्कि यह उपभोक्ता के मस्तिष्क को भी प्रभावित करेंगे। यह उपभोक्ता को क्रोध की स्थिति में डाल देगा और उनके दिमाग में केवल एक ही बात होगी, दुश्मन को जितनी जल्दी हो सके मारना। इसके अलावा उनके दर्द का एहसास धीरे धीरे गायब हो जाएगा। बाद के चरण में उपभोक्ता नियंत्रण भी खो देगा, जिससे वे मित्र या शत्रु के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया और युद्ध का समय बढ़ता गया, साहिल ने भी देखा कि कुछ गलत था। यद्यपि एडन की कॉम्बैट पावर में काफी सुधार हुआ था और साहिल की पीक कॉस्मोस रैंक का ताकत के साथ साथ उसका वॉइड पंच सामने सामने की टक्कर में नुकसान में थे, लेकिन एडन के साथ कुछ असामान्य होता दिख रहा था। एडन ने न तो बचाव किया और न ही वह चकमा दिया। इसके बजाय वह केवल साहिल पर हमला करना और झपटना जानता था। इस प्रकार वह साहिल से 2 या 3 प्रहार प्राप्त करने के बाद साहिल को केवल एक बार मार पाता था। हालांकि वह एक प्रहार साहिल को दुर्बल करने वाला दर्द पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। बूम बूम! एक के बाद एक प्रहार। फिर दोनों एक बार फिर पीछे की ओर उड़ गए। एडन के रुकने के बाद वह साहिल पर एक बार फिर झपटने से पहले नहीं रुका। साहिल के होठों के कोने से खून बह निकला। इतने दौर तक लड़ने के बाद एडन के साथ लड़ाई के संचय से उसके अंग घायल हो गए थे। साहिल ने अपनी बाहें सिकुड़ी और एडन की ओर देखा, जो अभी भी उस पर झपट रहा था। वह ऐसा करना जारी नहीं रख सकता था। उसका प्रतिद्वंद्वी मौत या दर्द से डरा हुआ नहीं लग रहा था। अगर साहिल ने इस तरह लड़ना जारी रखा तो उसे भारी नुकसान होगा। उसने तय किया कि आगे एडन के साथ कोई आमने सामने की टक्कर नहीं होगी। वह कुछ समय के लिए एडन को टालने के बाद तय करेगा कि क्या करना है।
ड्रग्स लेने के बाद एडन की बढ़ी हुई ताकत ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। एक बार जब ड्रग्स का असर खत्म हो गया तो एडन साहिल का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। साथ ही साहिल को विश्वास नहीं था कि इस तरह की वस्तु का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। मेसन और दूर खड़े अर्थ के अन्य एलीट्स बहुत घबराए हुए थे, खासकर तब जब उन्होंने साहिल के मुंह के कोने से खून बहते देखा। सेलिना डर के मारे चिल्लाए। बेशक अपने दिल में साहिल के लिए प्रार्थना करने के अलावा वे और कुछ नहीं कर सकते थे। यदि वे इस स्तर की लड़ाई के करीब जाते तो वे संपार्श्विक क्षति से मारे जाते और घायल हो जाते। यद्यपि नाइन और लोन ने देखा कि युद्ध में एडन का पलड़ा भारी था, वे अंदर से खुश नहीं थे। उनके भाव और भी गंभीर हो गए। बेशक वे ब्लड बर्निंग पोशन के उपयोग को जानते थे। यदि वह औषधि लेने के बाद थोड़े समय में दुश्मन को नहीं मार सका तो जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी उपभोक्ता को और अधिक नुकसान होगा। यदि एडन थोड़ी देर बाद दुश्मन को नहीं मार सका तो वे अपने आप भाग जाएंगे। अन्यथा एडन की औषधि का प्रभाव खत्म होने के बाद वे केवल मरेंगे। उन दोनों ने दूर खड़े साहिल को देखा। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था, इसलिए उसे चोट लगी होगी। हालांकि उसकी चोट उतनी गंभीर नहीं थी। यह आदमी इस स्तर तक कैसे पहुंचा? वह इतनी कम उम्र में है, लेकिन उसके पास कॉम्बैट एबिलिटी का ये स्तर है। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। वह एक शैतान की तरह है। पवन ने ऐसे व्यक्ति को क्यों उकसाया? क्या वह टफन फैमिली के लिए दुश्मन नहीं बना रहा था? अगर हम इस एबरिजिनी को बढ़ने के लिए और समय देते हैं तो वह पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। जब नाइन को पहली बार पता चला कि वह उस ग्रह पर एक स्लेव मार्क लगाने जा रहा है जिसे पवन ने खोजा था, तो उसने पवन को अपने रक्षक के रूप में सोचा। उसने अपनी मृत्यु में भी नाइन को इतना बड़ा उपहार दिया था। अब उसने अपने दिल में पवन को 10 लाख बार कोसा। पवन मर चुका था, फिर भी वह चाहता था कि वे उसकी कब्र की भेंट बने। इसके अलावा वह पूरे टफन फैमिली को फंसा सकता है। वह सिर्फ एक मूर्ख है जो कुछ भी सही नहीं कर सकता। वह हम सभी को मुसीबत में डालने वाला है। इस बीच साहिल एडन के इर्द गिर्द लड़ने की योजना बना रहा था। चैप्टर 954। उसने अब एडन के साथ आमने सामने न लड़ने का फैसला किया, क्योंकि एडन कमजोर नहीं था। कॉम्बैट पावर में वृद्धि के बाद वह साहिल से कम तेज नहीं था। साहिल को मुड़कर एडन से कुछ बार लड़ने से पहले ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। फिर वह बचने के लिए अवसर का लाभ उठाना जारी रखता और इससे समय बढ़ जाता। कई बार दोहराने के बाद इस रणनीति का प्रभाव दिखने लगा था। लंबे समय के बाद एडन अभी भी साहिल को मारने में विफल रहा और वह तेजी से चिड़चिड़ा होने लगा था। साहिल के कई बार उससे बच निकलने के बाद उसके मुंह से एक जंगली जानवर जैसी गर्जना निकली जिससे सभी चौंक गए। एडन साहिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए मर रहा था। इस समय साहिल को लगा जैसे वह किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि क्रोध से अंधे एक खूंखार जानवर का सामना कर रहा है। हकीकत में साहिल गलत नहीं था। ब्लड बर्निंग पोशन के लिए प्रभाव बढ़ाने वाली सामग्री एंशिएंट टी-रेक्स नामक एक गैलेक्सी बीस्ट का खून था। एक एंशिएंट टी-रेक्स शारीरिक रूप से शक्तिशाली लेकिन हिंसक था। यह एक सैटेलाइट रैंकर के शरीर के साथ पैदा हुआ था। हालांकि एक बार बड़े होने पर इसकी शारीरिक शक्ति कॉस्मोस रैंक तक पहुंच सकती थी। ये ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली जाति भी थी। इसलिए प्रभाव बढ़ाने वाली सामग्री के रूप में इसके रक्त का उपयोग करके बनाई गई ब्लड बर्निंग पोशन भी बहुत कीमती थी। इसे लेने वाले लोग एंशिएंट टी-रेक्स के रक्त में मौजूद क्रोधी जीन से भी प्रभावित होंगे। उनकी भावनाएं धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी, जो एक दुष्प्रभाव भी था। साहिल के लिए इतना आसान समय नहीं होता यदि एडन सचेत रह पाता। यदि एडन साहिल का कुछ नहीं कर पाता तो वह मेसन और अर्थ के लोगों पर झपट सकता था। उन सभी को मारने के बाद वह अर्थ पर उतरता और उसे नष्ट कर देता। अपनी वर्तमान स्थिति में उसके कुछ मुके सीधे अर्थ को उड़ा सकते थे और नष्ट कर सकते थे। साहिल नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसलिए वह केवल एडन को रोक सकता था और उसके साथ आमने सामने लड़ सकता था। ये तब साहिल की एडन के इर्द गिर्द घूमने की रणनीति को रोकता। हालांकि लेवल 3 सिविलाइजेशन का टेक्नोलॉजी स्तर एंशिएंट टी-रेक्स के रक्त में से क्रोधी जीन को नहीं हटा सका। दुर्भाग्य से अन्य गैलेक्सी बीस्ट का रक्त एंशिएंट टी-रेक्स के रक्त की तरह कोशिकाओं को उत्तेजित करने का प्रभाव प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए यह वह कीमत थी जो उन्हें चुकानी पड़ी। बूम! एक जोरदार धमाका सुना जा सकता था। साहिल मुड़ा और एडन को मुक्का मारा। उसके बाद वह तुरंत भागने से पहले पीछे हट गया। एडन के मुंह से एक गर्जना निकली। उसके पूरे शरीर का क्रिम्सन रंग तेजी से गहरा होने लगा। जब नाइन और लोन ने ये होते देखा तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और पीछे हटने लगे। वे यहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। एडन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ब्लड बर्निंग पोशन की प्रभावशीलता अपने अंतिम चरण में पहुंच गई थी। इस समय उसे भड़ास निकालने की जरूरत थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका लक्ष्य उसका दोस्त था या दुश्मन। वह उन सभी चीजों को मार देगा जिन पर उसकी नजर पड़ेगी, जिसमें नाइन और लोन भी शामिल थे।
इसके अलावा भले ही एडन इस समय ब्लड बर्निंग पोशन के प्रभाव को समाप्त कर सके, वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। रंबल रंबल रंबल, एडन की ऊर्जा फिर से बढ़ने लगी। वह पार्शल सेलेस्टियल रैंक तक पहुंच गया था। उसका शरीर क्रिम्सन गैस छोड़ने लगा। धीरे धीरे गैस ने उसके शरीर को ढक लिया। फिर उसने एक एंशिएंट टी रेक्स का रूप धारण कर लिया। क्या? साहिल ने सदमे में एडन को देखा। उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। न केवल वह, बल्कि अर्थ के सभी एलीट सदमे के साथ एडन को घूर रहे थे। रॉ क्रिम्सन गैस द्वारा निर्मित एंशिएंट टी रेक्स आकाश की ओर गरजा, एक ऐसी आवाज निकालते हुए जो स्वर्ग के नीले गुंबद को डरा दे। चैप्टर 955। एंशिएंट टी रेक्स की गर्जना ने साहिल और अन्य दर्शकों को झकझोर दिया। साहिल एडन के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। यह मिल्की वे बैटलशिप के विस्फोट से भी अधिक शक्तिशाली थी। यह क्या है? ये किसी को इसमें कैसे बदल सकता है? गर्जना रुक गई। एडन की क्रिम्सन आंखों ने साहिल को घूरा। साहिल दंग रह गया। वे किस तरह की आंखें हैं? मुझे मानवीय भावनाओं का कोई निशान नहीं दिख रहा है। यह अत्याचार से भरा है। वे आंखें पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहती हैं। वुश, एडन टेलीपोर्ट हुआ और तुरंत साहिल के सामने प्रकट हुआ। चूंकि एडन के चारों ओर क्रिम्सन गैस द्वारा निर्मित एंशिएंट टी रेक्स मुड़ा, उसने अपने शरीर को बगल में घुमाया और अपनी पूंछ साहिल की ओर घुमाई। यह इतना तेज था कि साहिल के लिए बचना बहुत देर हो चुकी थी। साहिल ने सहज रूप से अपने हाथों को रक्षात्मक मुद्रा में अपने सीने पर रख लिया। थर्ड, एक तेज आवाज के बाद साहिल ने केवल अपनी ओर आने वाला एक जबरदस्त बल महसूस किया। उसका शरीर एडन के शरीर से निकलने वाली क्रिम्सन गैस द्वारा निर्मित एंशिएंट टी रेक्स द्वारा सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ा दिया गया। वह अपने फॉर्म से होने वाले तीव्र दर्द को महसूस कर सकता था। भले ही साहिल की सहनशक्ति बहुत अधिक थी, वह खुद को तेजी से सांस लेने से नहीं रोक सका। इससे पहले कि वह अपने होश में वापस आता, एडन फिर से उसके सामने प्रकट हुआ और उससे टकरा गया। थर्ड, एक और तेज आवाज, पीएफएफ। साहिल ने एक मुंह भरकर खून थूका और उसका शरीर फिर से पीछे की ओर उड़ गया। एडन के हमले से साहिल के अंग घायल हो गए थे। यदि सिस्टम ने साहिल के शरीर को मजबूत नहीं किया होता, तो वह हमला उसके शरीर को मांस और रक्त के ढेर में बदलने के लिए पर्याप्त होता। इसके बावजूद साहिल ने दुर्बल करने वाले दर्द को सहन किया। वह अपने दिल में कोसने लगा, आखिर चल क्या रहा है? यह एक निश्चित जीत वाली लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ इतना अप्रत्याशित क्यों हुआ? अगर टफन फैमिली का हर कोई औषधि ले लेता है, तो मैं उनसे कैसे लड़ूंगा? क्या वे अजेय नहीं होंगे? साहिल को नहीं पता था कि ब्लड बर्निंग ब्लड मिल्की वे में भी असाधारण रूप से कीमती था। एंशिएंट टी रेक्स जैसे गैलेक्सी बीस्ट का खून मिलना मुश्किल था। पूरे टफन फैमिली के पास बहुत सारे ब्लड बर्निंग पोशंस नहीं थे। इसके अलावा इसे लेने के दुष्प्रभाव गंभीर थे। केवल कुछ प्रमुख ताकतों के मुख्य उच्च स्तरीय नेता और उनके द्वारा तैयार किए गए मृत योद्धा ही इससे लैस होंगे। साहिल एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन का उस्ताद था, इसलिए वह अब अपनी स्थिति जानता था। अपने शरीर के गंभीर दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान जल्दी से चांदी की सुई निकाली और अपने आंतरिक अंगों के रक्तस्राव को रोकने के लिए इसे अपने सीने में चुभा दिया। जब उसने ऐसा करना समाप्त कर लिया, तो एडन उसे घेरे हुए क्रिम्सन एंशिएंट टी रेक्स के साथ उसके पास आया। लानत है, तुम सोचोगे कि मैं कमजोर हूं अगर मैं तुम्हें अपनी शक्ति नहीं दिखाऊंगा। साहिल आग बबूला हो गया और उसने पूरी ताकत के साथ एडन की ओर प्रहार किया। वॉइड पंच। साहिल ने एडन पर अपना मुक्का चलाया। हालांकि एडन ने इस शक्तिशाली मुक्के को पकड़ लिया जिसमें एक छोटे ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त बल था। नहीं, एडन के शरीर के चारों ओर लिपटे क्रिम्सन एंशिएंट टी रेक्स ने इसे पकड़ा क्योंकि साहिल ने एडन के हाथ को छुआ तक नहीं था। ये किस तरह का एफकन राक्षस है? साहिल अपने दिल में गाली देने से खुद को नहीं रोक सका। उसने पहले कभी इतने दुर्जय दुश्मन का सामना नहीं किया था। साहिल के मुक्के को पकड़ते हुए एडन ने अपनी पूंछ झटकी और उसे फिर से साहिल पर चलाया। ओह नहीं, साहिल अपना दाहिना हाथ वापस खींचना चाहता था। चैप्टर 956। वह वार से बचना चाहता था। हालांकि उसने पाया कि वह अपना हाथ वापस नहीं ला सका क्योंकि उसे एंशिएंट टी रेक्स के पंजों ने मजबूती से पकड़ लिया था। साहिल इस पूंछ की शक्ति को जानता था, इसलिए उसने इसे खुद पर लगने देने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह केवल एडन से टकरा सकता था, जिससे वे दोनों एक साथ पीछे धकेल दिए गए। हालांकि इससे एडन को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, कम से कम इसने साहिल को एंशिएंट टी रेक्स की पूंछ की पहुंच से बाहर रखा। साहिल का दाहिना हाथ फंस गया था, इसलिए वह मुक्त नहीं हो सका। वह केवल अपने बाएं हाथ से मुक्का बना सकता था और बार बार क्रिम्सन एंशिएंट टी रेक्स के सिर पर मुक्का मारता था। थर्ड 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 थर्ड। एक दर्जन मुक्कों के बाद साहिल का बायां हाथ खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी उसने परवाह नहीं की। एडन ने साहिल के मुक्के को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया जो पंजों से लैस था। फिर एडन ने अपना घुटना उठाया जबकि साहिल ने लात मारी। बूम! दोनों टकराए और उनके शरीर एक ही समय में अलग हो गए। साहिल ने अपने दांत भींचे और अपनी कलाई रगड़ी।
लानत है, इस जानवर से निपटना कठिन है। मुझे आश्चर्य है कि वह क्रिम्सन पोशन क्या है और यह किसी की कॉम्बैट पावर में इतना इजाफा कैसे कर सकता है। मुझे भविष्य के लिए अपने पास कुछ रखना चाहिए। यदि साहिल को ब्लड बर्निंग पोशन के दुष्प्रभावों का पता होता तो वह इसे नहीं लेना चाहता। साहिल ने दूर से एडन को देखा। एडन ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने शरीर पर क्रिम्सन बीस्ट के आकार का कोट लपेटा हो। गैस के इस गोले में इतना बड़ा हमला और बचाव है। अगर मैं इस परत को नहीं तोड़ पाया तो मैं अंदर एडन को चोट नहीं पहुंचा पाऊंगा। अगर मैं उसे चोट नहीं पहुंचा पाया तो मैं अंततः थकावट से मर जाऊंगा। भले ही मैं एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन का विशेषज्ञ हूं और मैं अपने महत्वपूर्ण अंगों पर लगने वाले किसी भी वार से बचने और अपने घावों को अस्थायी रूप से रोकने की पूरी कोशिश कर सकता हूं, मैं इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए? साहिल को इस समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब उसने मूल रूप से अपने सभी ट्रम्प कार्ड्स दिखा दिए थे। उसके पास पीक कॉस्मोस रैंकर की कॉम्बैट पावर थी और उसने वॉइड पंच का इस्तेमाल किया था, जो शीर्ष कॉम्बैट स्किल्स में से एक था। रुको, साहिल की आंखें चमक उठीं। उसके पास अभी भी 2 शीर्ष कॉम्बैट स्किल्स थीं। वह ईविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक का उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास अभी तलवार नहीं थी, लेकिन वह एयर क्रशिंग स्लैब का उपयोग कर सकता था। विवरण में कहा गया था कि एयर क्रशिंग स्लैब किसी भी स्थान की सभी बाधाओं को नज़रअंदाज कर सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं क्रिम्सन गैस के बाहरी हिस्से को नज़रअंदाज कर सकता हूं और सीधे एडन को चोट पहुंचा सकता हूं? जैसे ही साहिल सोच रहा था कि उसे एडन के साथ क्या करना चाहिए, एडन ने फिर से हमला किया। वह अपने स्थान से गायब हो गया था और साहिल के सामने प्रकट हुआ। भले ही वह क्रोध की स्थिति में था और रुककर शांति से सोच नहीं सकता था, वह जानता था कि उसे दुश्मन को मार देना चाहिए। एडन ने साहिल पर अपना पंजा चलाया। फिर साहिल फुर्ती से इस हमले से बच निकला। उसी समय उसने एडन के सीने पर थप्पड़ मारा। एयर क्रशिंग स्लैप। एडन न केवल चकमा नहीं दिया, बल्कि उसने अपने दूसरे हाथ से साहिल को पकड़ भी लिया। अभी साहिल को मारने के अलावा उसके दिमाग में और कोई विचार नहीं था। बूम, पीएफएफ। साहिल ने स्वेच्छा से अपने कंधे पर जोरदार पंजे का प्रहार सहन किया। उसी समय उसने एक और मुंह भरकर खून थूका। इस हमले ने उसकी चोटों को और भी बदतर बना दिया। चूंकि एडन का पंजा साहिल की बांह से बहुत मजबूत था, साहिल केवल प्रतिद्वंद्वी के हमले को सहन कर सकता था। उसने अपने बाएं हाथ से एडन का पंजा पकड़ लिया और एडन के सीने पर एयर क्रशिंग स्लैप मारने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। भले ही क्रिम्सन गैस बीस्ट ने एडन को घेर रखा था, यह ऊर्जा गैस के माध्यम से गुजरी और प्रवेश कर गई। चैप्टर 957। शून्य सन्नाटे में डूब गया। साहिल ने अपने बाएं हाथ से एडन के बीस्ट कोट की बांह पकड़ ली, जबकि उसके दाहिने हाथ ने थप्पड़ के रूप में एडन के सीने पर एक खुली हथेली बना ली। दोनों शून्य में चुपचाप खड़े रहे और उनमें से कोई भी नहीं हिला। साहिल वास्तव में अपनी वर्तमान स्थिति में चिंताजनक लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और खून के धब्बों से ढके थे। सलीना आशंकित थी, साथ ही मेसन और अर्थ के एलीट्स भी बहुत घबराए हुए थे। आखिरकार इस लड़ाई का परिणाम अर्थ पर अरबों मनुष्यों के जीवन और मृत्यु से संबंधित था। जहां तक नाइन और लोन की बात है, वे बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। एडन ने साहिल को अपनी बड़ी खून जैसी लाल आंखों से घूरा, जैसे वह साहिल को खाने ही वाला हो। हालांकि उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया। उसके शरीर के चारों ओर का क्रिम्सन गैस बीस्ट भी बिखरने लगा। पीएफएफ। एडन ने एक मुंह भरकर खून थूका। उसकी सांसें तेजी से कम होने लगी और तुरंत अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गईं। केवल इसी क्षण वह अपने क्रोध से जागा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। वह ब्लड बर्निंग पोशन का उपयोग करने के बाद एंशिएंट टी-रेक्स अवस्था में था, लेकिन औषधि का प्रभाव खत्म होने से पहले ही वह हार गया था। ब्लड बर्निंग पोशन मिल्की वे में कीमती था और उपभोक्ता की स्थिति के अनुसार उसकी कॉम्बैट पावर को बढ़ा सकता था। मैं पहले ही पार्शियल सेलेस्टियल रैंक तक पहुंच चुका हूं, फिर भी मैं हार गया हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? एडन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो उसमें से लगातार खून बहने लगा। साहिल का एयर क्रशिंग स्लैप सीधे उसके बचाव के माध्यम से चला गया, जिससे उसका दिल टूट गया। एडन जैसा कॉस्मोस रैंकर भी दिल टूटने वाली चोट को सहन नहीं कर सका। इससे भी बढ़कर वह पहले से ही एक खर्च की गई शक्ति था। ब्लड बर्निंग पोशन का प्रभाव खत्म होने पर वह निश्चित रूप से मर जाएगा। एडन अवाक था और केवल साहिल को एकटक देख सकता था। हालांकि जैसे जैसे उसका जीवन धीरे धीरे कम होता गया, उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसका शरीर एक तरफ झुक गया और वह शून्य में गिर गया। टफन फैमिली के लॉर्ड एडन, जो कई वर्षों तक मिल्की वे में बेधड़क घूमते रहे थे, मिल्की वे के किनारे के इस गरीब इलाके में इस तरह मर गए। कॉफ कॉफ। साहिल जोर से खांसा। एडन की मौत ने उसके दिल का बोझ भी हटा दिया। यदि साहिल एयर क्रशिंग स्लैप के साथ एडन से नहीं निपट पाता तो वह नहीं जानता कि आगे क्या करना है। आज की लड़ाई निश्चित रूप से उसके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई थी।
उसने अपने लगभग सभी ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल कर लिया था। उसने आखिरी मिनट तक मुश्किल से जीत हासिल की। सेलिना, मेसन और अन्य लोग साहिल को जीतते देख बहुत खुश हुए। अर्थ अंततः एक बार फिर तबाही से बच गया। वे साहिल की ओर भागे जबकि सेलिना साहिल को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। बाकी लोग पास खड़े रहे। साहिल ने अपने बगल में सेलिना को देखा। इसके बारे में सोचने के बाद उसने मना नहीं किया और सेलिना को उसे सहारा देने की अनुमति दी। साहिल, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम बुरी तरह घायल हो? मेसन ने चिंता में पूछा। साहिल ने अपने हाथ मिलाए और कहा, मैं ठीक हूँ। ये कुछ भी नहीं है ओल्ड मास्टर स्टेफानी, मेरे बारे में चिंता न करें। मैं चिकित्सा जानता हूँ और मैं अपनी स्थिति जानता हूँ। कुछ आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। यह अच्छा है, यह अच्छा है। मेसन ने एक प्रत्यक्ष राहत की सांस ली। अर्थ को एक बार फिर बचाने के लिए धन्यवाद मिस्टर साहिल। आप सभी अर्थलिंग्स के नायक हैं। कृपया मेरे सम्मान को स्वीकार करें। अर्थ के पावर हाउसर्स में से एक ने हाथ जोड़कर और झुककर कहा। दूसरों ने भी साहिल के सामने झुककर कहा, कृपया हमारा सम्मान स्वीकार करें मिस्टर साहिल। इतने विनम्र न हो सब लोग। अर्थ मेरा घर है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं किसी को अर्थ पर आक्रमण नहीं करने दूंगा, साहिल ने नेक इरादे से कहा। मिस्टर साहिल, आप हमारे आदर्श हैं। हम निश्चित रूप से आपसे सीखेंगे। हम अपने घर और अर्थ की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग करेंगे। हम अपने घर और अर्थ की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग करेंगे, दूसरों ने दोहराया। साहिल ने अर्थ के जोशीले पावर हाउसर्स की ओर देखा। चैप्टर 958। साहिल ने भी बहुत सांत्वना महसूस की। हालांकि प्रमुख ताकतों के बीच कुछ हल्का घर्षण हो सकता है, फिर भी विदेशी दुश्मनों का सामना करते समय हर कोई अपनी प्राथमिकताओं को जानता था। वे एकजुट होने और विदेशी दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे। ये काफी आश्चर्यजनक था। मुझे राहत मिली है कि हर कोई ऐसा सोचता है। साहिल के बोलने के बाद उसने शून्य में तैरती एडन की लाश को देखा। उसने अपना सिर घुमाया और सेलिना को उसे पहले जाने देने का इशारा किया। उसके बाद वह एडन के पास गया और उसके शरीर की जांच करने लगा। जैसे जैसे उसने आगे जांच की, साहिल की बाहें गहरी होती गईं। जांच पूरी करने के बाद साहिल का चेहरा काला पड़ गया। मेसन और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनके सीने पर वह वजन वापस आ गया है जो पहले हट गया था। क्या हुआ साहिल, क्या कोई समस्या है? मेसन ने पूछा। ओह, कोई समस्या नहीं है, चिंता न करें ओल्ड मास्टर स्टेफानी, साहिल ने अपने होश में आने के बाद कहा। इस समय वह अपने दिल में कोसने लगा था। एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन में कुशल व्यक्ति के रूप में साहिल ने देखा कि जब उसने एडन की जांच की तो एडन के शरीर की सभी कोशिकाएं टूटने वाली थीं। इसके अलावा ये प्रभाव अपरिवर्तनीय था। यह अतीत में मेसन की स्थिति से भी अधिक गंभीर था। अपने वर्तमान चिकित्सा कौशल के साथ भी साहिल के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। दूसरे शब्दों में, भले ही उसने एडन को नहीं मारा होता, एडन बहुत पहले ही अपने शरीर की कोशिकाओं के टूटने के कारण मर गया होता। यह उस क्रिम्सन पोशन का परिणाम था। क्रिम्सन पोशन का कार्य उपभोक्ता की कोशिकाओं को उत्तेजित करना होना चाहिए, जिससे उन्हें थोड़े समय में शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ने की अनुमति मिल सके। ये तब उपभोक्ता के जीवन के साथ लड़ने के बराबर होगा। साहिल उदास था। वह खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। एडन के साथ परेशान क्यों होना? अगर मैं थोड़ी देर और रुकता तो एडन मेरे कुछ किए बिना ही मर जाता। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने अपने शरीर की कंचोटें बेकार में ही झेलीं? साहिल मन ही मन कोसने लगा। उसने मूल रूप से भविष्य में मौका मिलने पर उस औषधि को आजमाने की योजना बनाई थी। हालांकि अब वह जो देख सकता था उससे उसने इसे भूलने का फैसला किया, क्योंकि वह अपनी लड़ाकू शक्ति के लिए अपने जीवन का आदान प्रदान करेगा। साहिल नहीं चाहता था कि वह या उसके आसपास के लोग इसका इस्तेमाल करें। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। वैसे साहिल, टफन फैमिली के वे युवक और युवती छिपकर भाग गए। अगर हम उन्हें जाने देते हैं तो क्या वे अर्थ पर और लोगों को लाना जारी रखेंगे? मेसन ने पूछा। चिंता मत करो, मैं उन्हें बाद में पकड़ने जाऊंगा। उनकी अर्थ पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे हुई? बेशक, मैं उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा, साहिल ने उत्तर दिया। साहिल, लेकिन तुम्हारी चोटों का क्या? सेलिना ने चिंता में कहा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। साहिल के ऐसा कहने के बाद वह सबके सामने से ओझल हो गया और उस दिशा की ओर बढ़ने लगा जिस दिशा में लोन और नाइन भागे थे। उसने अपने लिए एक बैकअप योजना छिपाई थी। उसने नाइन पर एक माइंड मार्क लगाया था। यदि वह मार्क का उपयोग करके उनका पीछा करता तो वह उन्हें रोक सकता था। मेसन और बाकी लोगों ने अपने वर्तमान स्थानों से हिले बिना प्रतीक्षा की। जल्द ही साहिल प्रत्येक हाथ में बेहोश युवाओं को लेकर वापस आया। ये नाइन और लोन थे जो अभी अभी भाग गए थे। वे अपने वर्तमान रेल में साहिल से मीलों दूर थे, तो वे साहिल से कैसे बच सकते थे? चलो चलें, हम उन्हें वापस लाने के बाद उनसे पूछताछ करेंगे। साहिल के ऐसा कहने के बाद उसने अपने हाथों में मौजूद लोगों को मेसन की ओर फेंक दिया।
फिर वह अन्य लोगों के अनुसरण करने के दौरान सेलिना के साथ अग्रिम रूप से अर्थ पर लौट आया। चैप्टर 959। जब साहिल ने एडन को मार डाला तो स्टेलर सिविलाइजेशन गैलेक्सी के केंद्र में प्लैनेट टफन में टफन फैमिली के पुश्तैनी घर में फिर से अलार्म बज उठा। एसएस सर, कुछ बुरा हुआ है। एक कबीले का सदस्य जो टफन फैमिली के सीधे वंशजों की जीवन पट्टिका की देखभाल करता था, हकलाते हुए टफन फैमिली के प्रबंधक को रिपोर्ट करने लगा। तुम इस तरह घबरा क्यों रहे हो? इसे बाहर निकालो। एल लॉर्ड एडन मर चुके हैं। क्या? फिर से कहो। का कौन मर गया? प्रबंधक तुरंत खड़ा हो गया और सदमे में बोला, लॉर्ड एडन टफन मर चुके हैं। उनकी जीवन पट्टिका अभी टूट गई। जल्दी जल्दी इसकी रिपोर्ट अभी लॉर्ड ऑसन को करो। जी। ऑसन इस समय एक विशिष्ट अतिथि का स्वागत कर रहा था। वह अतिथि मिल्की वे बैटल इंस्टीट्यूशन में नोवेनरी इंस्टीट्यूशन के एसोसिएट डीन कैडमस फर्न्स भी थे। मिल्की वे बैटल इंस्टीट्यूशन मिल्की वे एम्पायर के तहत एक विशिष्ट कॉलेज था। इसे विशेष रूप से साम्राज्य तक प्रतिभाओं को पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे कुल 9 संस्थानों में विभाजित किया गया था। 9 संस्थान स्वतंत्र रूप से काम करते थे और साथ ही एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा भी करते थे। पवन नोवेनरी इंस्टीट्यूशन का चीफ था। हालांकि वह कई वर्षों से नोवेनरी इंस्टीट्यूशन नहीं लौटा था क्योंकि वह बाहर एक इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट की तलाश कर रहा था और वह नोवेनरी इंस्टीट्यूशन में सबसे मजबूत इकाई नहीं हो सकता था। फिर भी उसे आधिकारिक तौर पर प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई थी। 9 संस्थानों के बीच ये 100 साल में एक बार होने वाली लड़ाई जल्द ही आयोजित होने वाली थी। नोवेनरी इंस्टीट्यूशन के प्रमुख के रूप में पवन को भाग लेने के लिए वापस आना पड़ा। वास्तव में पवन कई वर्षों से नोवेनरी इंस्टीट्यूशन में नहीं था और संस्थान में कई शक्तिशाली विशिष्ट लोग उभरे थे। कई लोग पवन को उसके पद के लिए चुनौती देना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि पवन वहां नहीं था। वे केवल 9 संस्थानों के बीच होने वाली लड़ाई का इंतजार कर सकते थे ताकि पवन को चुनौती दी जा सके और जब वह वापस आए तो प्रमुख के पद पर कब्जा किया जा सके। चूंकि 9 संस्थानों के बीच की लड़ाई करीब आ रही थी और नोवेनरी इंस्टीट्यूशन पवन से संपर्क नहीं कर सका, इसलिए वे केवल पवन के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए टफन फैमिली के पास आ सके। वे चाहते थे कि टफन फैमिली पवन को वापस लाए। नोवेनरी इंस्टीट्यूशन पवन की मृत्यु से अनजान था, जो ये दर्शाता है कि टफन फैमिली के गोपनीयता का स्तर कितना ऊंचा था। लॉर्ड ऑसन, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बार यहाँ क्यों हूँ। पवन लगभग 20 वर्षों से नोवेनरी इंस्टीट्यूशन से दूर है। प्रमुख के रूप में उसे 9 संस्थानों के बीच होने वाली लड़ाई में भाग लेने के लिए वापस आना होगा, अन्यथा हम उसे प्रमुख के पद से हटा देंगे और उसे नोवेनरी इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल देंगे, कैडमस ने ऑसन से कहा। हालांकि टफन फैमिली मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक था, नोवेनरी इंस्टीट्यूशन मिल्की वे एम्पायर का एक अधीनस्थ संस्थान था। एक परिवार था जबकि दूसरा मिल्की वे एम्पायर का एक आधिकारिक संस्थान था। इसलिए नोवेनरी इंस्टीट्यूशन टफन फैमिली से नहीं डरेगा। नोवेनरी इंस्टीट्यूशन के एसोसिएट डीन के रूप में कैडमस टफन फैमिली के लॉर्ड ऑसन जितना शक्तिशाली नहीं होने के बावजूद अपने तौर तरीकों में बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। मिस्टर फर्न्सबी, आपने सुना नहीं है, पवन के साथ कुछ हुआ है, इसलिए वह शायद कभी वापस न लौटे, ऑसन ने कहा। चूंकि वे इस चरण में आ गए थे, वह केवल सच बता सकता था। नोवेनरी इंस्टीट्यूशन से झूठ बोलना अक्लमंदी नहीं थी। टफन फैमिली चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे मिल्की वे बैटल इंस्टीट्यूशन जैसे आधिकारिक साम्राज्य संस्थान के साथ सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। एडन और बाकी लोगों को अब अर्थ पर होना चाहिए, स्लेव मार्क लगा रहे होंगे। सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा था और कोई भी टफन फैमिली को फिर से उभरने से नहीं रोक सकता था। पवन के साथ कुछ हुआ है, इससे आपका क्या मतलब है? कैडमस ने जिज्ञासावश पूछा। पवन की जीवन पट्टिका कुछ दिन पहले टूट गई थी, इसलिए वह शायद अब कभी वापस नहीं लौटेगा, ऑसन ने उत्तर दिया। पवन की जीवन पट्टिका टूट गई? वह मर गया? कब? हाँ, बहुत समय पहले नहीं। कैसे? हम इसकी जांच कर रहे हैं। क्या आपको कोई परिणाम मिला? फिलहाल नहीं। यदि आपको कुछ भी मिले तो कृपया नोवेनरी इंस्टीट्यूशन को बताएं। दिन के अंत में पवन अभी भी प्रमुख था। यदि वह खोज करते समय गलती से मर गया तो ठीक है। हालांकि यदि उसे किसी के द्वारा मारा गया था तो नोवेनरी इंस्टीट्यूशन उन्हें नहीं छोड़ेगा, कैडमस ने अपने चेहरे पर एक भयावह नज़र के साथ कहा। चैप्टर 960। उसे निश्चित रूप से पवन की मृत्यु की परवाह नहीं थी। हाल के वर्षों में नोवेनरी इंस्टीट्यूशन में कई विशिष्ट छात्र उभरे थे। पवन की प्रतिभा सीमित थी और बिना किसी आकस्मिक भेंट के उसके लिए प्रमुख पद को बनाए रखना मुश्किल होता। इसके बावजूद पवन ने नोवेनरी इंस्टीट्यूशन के प्रमुख का पद संभाला। क्या उसकी मृत्यु ये साबित नहीं करेगी कि नोवेनरी इंस्टीट्यूशन अक्षम था? यहाँ तक कि प्रमुख भी इतनी आसानी से मर गया तो नोवेनरी इंस्टीट्यूशन दूसरों का सामना कैसे करना जारी रखेगा?
हालांकि सभी 9 संस्थान मिल्की वे बैटल इंस्टीट्यूशन के अधीनस्थ थे, उनके बीच प्रतिस्पर्धा वास्तव में बहुत भयंकर थी। कोई भी नुकसानदेह स्थिति में नहीं रहना चाहता था। यदि अन्य 8 संस्थानों को पता चला कि नोवेनरी इंस्टीट्यूशन का प्रमुख इतनी आसानी से मर गया, तो ये तथ्य अनिवार्य रूप से 9 संस्थानों के बीच की लड़ाई में सामने आएगा, जो नोवेनरी इंस्टीट्यूशन के लिए शर्म की बात होगी। डीन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देता था। यदि उसने युद्ध में खुद को शर्मिंदा किया तो पूरा नोवेनरी इंस्टीट्यूशन शांति के एक भी दिन का आनंद नहीं ले पाएगा। यदि कैडमस को ये पता होता तो उसने पवन को सीधे प्रमुख के पद से हटा दिया होता। अब उसे वापस जाकर डीन के साथ इस पर चर्चा करनी थी। मिस्टर फर्न्सबी, निश्चिंत रहें, जैसे ही खबर मिलेगी हम तुरंत नोवेनरी इंस्टीट्यूशन को सूचित करेंगे। यह अच्छा है, लेकिन कृपया इस मामले को गुप्त रखें, लॉर्ड ऑसन। आखिरकार पवन की मृत्यु आपके परिवार या नोवेनरी इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छी नहीं है। ऑसन समझ गया कि कैडमस क्या कह रहा है, इसलिए उसने कहा, मैं समझ गया। मैं समझ गया, तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा, लॉर्ड ऑसन। कैडमस अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद विदा लेने ही वाला था। मिस्टर फर्न्सबी, कृपया कुछ दिनों के लिए यहाँ रुके ताकि हम एक मेजबान के अनुरूप आतिथ्य सत्कार कर सकें। ऑसन ने कैडमस को रोकने की कोशिश की। नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, लॉर्ड ऑसन। चूंकि 9 संस्थानों के बीच की लड़ाई करीब आ रही है, इसलिए मुझे संस्थान में कई चीजों का ध्यान रखना है। अलविदा। ऑसन ने चुपचाप कुछ निकाला और कैडमस के हाथ में रख दिया। उसने कहा, चूंकि आप व्यस्त हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। लड़ाई के बाद आपको एक मुलाकात के लिए घर जरूर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वस्तु स्वीकार करने के बाद कैडमस ऑसन के साथ बाहर चला गया। कैडमस के आकाश में उड़ने से पहले दोनों आदमी आंगन में आए। वहां एक मिल्की वे बैटलशिप उसका इंतजार कर रही थी। कैडमस के जहाज में प्रवेश करने के बाद जहाज चला गया। कैडमस को विदा करने के बाद ऑसन वापस बैठक लिविंग रूम में गया और उसने आह भरी। टफन फैमिली वास्तव में नीचे की ओर जा रही है। नोवेनरी इंस्टीट्यूशन का एसोसिएट डीन भी मुझ पर हावी होने की हिम्मत करता है। अगर हम अल्लाबन फैमिली होते तो कैडमस निश्चित रूप से विनम्र होता और रत्ती भर भी अनादर करने की हिम्मत नहीं करता। ये शक्ति का अंतर है। हम दोनों मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों के सदस्य हैं, लेकिन अल्लाबन फैमिली और टफन फैमिली को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। यदि ग्रैंड मास्टर अभी भी जीवित नहीं होते और दूसरों को रोक नहीं रहे होते तो हमारा जीवन और भी बुरा होता। हो सकता है कि हमने 8 प्रमुख परिवारों में अपनी जगह पहले ही खो दी होती। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक एडन और बाकी लोग सफल होते हैं, हमारा परिवार फिर से उठेगा और कोई भी हमें नहीं रोकेगा। 9 की प्रतिभा के साथ साथ स्लेव मार्क की प्रतिभा जो वह अवशोषित करेगा, भविष्य में उसकी असीमित उपलब्धियां होंगी। टफन फैमिली के लिए यही एकमात्र मौका है। जब ऑसन टफन फैमिली के भविष्य के गौरव की प्रतीक्षा कर रहा था, तब उसके संचार उपकरण की घंटी बजी। उसे उठाने और सुनने के बाद वह दंग रह गया। अध्याय 961। ऑसन ने संचार उपकरण के माध्यम से जो सुना, उसे सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें तेज होने लगीं और उसके पूरे शरीर की ऊर्जा अनियंत्रित रूप से छलकने लगी। बूम! उस पीक कॉस्मॉस रैंकर ने बिना किसी संकोच के अपनी ऊर्जा छोड़ दी। टफन फैमिली के विशाल लिविंग रूम में एक शक्तिशाली तूफान आ गया। बैंग 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 बैंग। ऑसन से निकलने वाली ऊर्जा ने हॉल की हर चीज को सीधे नष्ट कर दिया। लॉर्ड ऑसन, लॉर्ड ऑसन, लॉर्ड ऑसन। टफन फैमिली के कॉ मेंबर्स, जिन्हें ऊर्जा का एहसास हुआ था, वहां दौड़े आए और ऑसन की स्थिति देखकर सदमे में चिल्लाए। ऑसन अब एक हिंसक और विनाशकारी ऊर्जा से घिरा हुआ था। जब टफन फैमिली के कॉ सदस्य पहुंचे तभी वह शांत हुआ। हालांकि वह शांत दिखने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय फिर से तूफान आने वाला हो। परिवार के सभी कॉ सीनियर्स को इकट्ठा करो और ग्रैंड मास्टर से मिलने के लिए मेरे पीछे आओ, ऑसन ने अपने दिल के गुस्से को दबाते हुए कहा। लॉर्ड ऑसन, क्या हुआ? आप इतने पागल क्यों हैं? हाँ, लॉर्ड ऑसन, क्या चल रहा है? कृपया हमें बताएं ताकि हम आपके गुस्से को साझा कर सकें। अपने दिल में सब कुछ न छिपाएं। हम एक हैं, तो आइए मिलकर बोझ उठाएं। कृपया हमें बताएं, लॉर्ड ऑसन। चाहे कुछ भी हो जाए, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। टफन फैमिली के कॉ सदस्यों ने एक के बाद एक पूछा। टफन फैमिली के पूर्ण कॉ एग्जीक्यूटिव्स के रूप में उन्हें टफन फैमिली के सभी रहस्यों को जानने का अधिकार था। ऑसन को इतना पागल करने के लिए कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। ऑसन ने सबकी ओर देखा और फटी हुई आवाज में कहा, मुझे अभी एंसेस्ट्रल होम से खबर मिली है। एडन की लाइफ प्लाक टूट गई है। क्या? मौके पर मौजूद सभी कॉ सदस्यों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। एडन की लाइफ प्लाक टूट गई? ये कैसे संभव है? सतह पर एडन टफन फैमिली के प्रमुख ऑसन के बाद दूसरे स्थान पर था। वह एक मिड कॉस्मॉस रैंकर है। साथ ही क्या वह 9 को पवन द्वारा खोजी गई इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट पर नहीं ले गया था? उसकी अचानक मृत्यु कैसे हो गई? अगर यह सच है तो
क्या इसका मतलब यह है कि हमारा मिशन पूरी तरह से विफल हो गया है? लॉर्ड ऑसन, क्या ये सच है? किसी ने अविश्वास में पूछा। अगर एंसेस्ट्रल होम की रखवाली करने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है तो हाँ, ये सच है। ऑसन ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया। नाइन का क्या उसकी लाइफ प्लाक भी टूट गई है? नाइन और आयोनी की लाइफ प्लैक्स को अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन्हें पकड़ लिया गया होगा। हालांकि अगर वे भागने में सफल होते हैं तो वे अंततः हमें बताएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। इतना साहसी कौन है? टफन फैमिली के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत किसने की? क्या ये अल्लाबन फैमिली हो सकती है? किसी ने पूछा। बिल्कुल नहीं, इस बार हमारा मिशन बहुत गुप्त था। केवल वे लोग जानते हैं जो टफन फैमिली के अत्यधिक भरोसेमंद को सदस्य हैं। अल्लाबन फैमिली को इसके बारे में कैसे पता चल सकता है? क्या यह इतना असंभव है? अल्लाबन फैमिली के अलावा हमारे परिवार को और कौन निशाना बनाएगा? साथ ही लॉर्ड एडन एक मिड कॉस्मॉस रैंकर हैं। मिल्की वे के किनारे स्थित संसाधन विहीन स्थान पर उन्हें कौन मार सकता है? मुझे निश्चित रूप से लगता है कि यह अल्लाबन फैमिली है। क्या आपको लगता है कि वे गैलेक्सी बीस्ट्स या स्पेस पायरेट से टकरा गए? परिवार के को सदस्यों ने एक एक करके विश्लेषण करना शुरू कर दिया। ऑसन ने भौहें सिकोड़ लीं। वह उन संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता था। साथ ही इस बात की भी संभावना थी कि किसी अन्य परिवार ने ऐसा किया हो और वह डल्लारोसा फैमिली था। अल्लाबन फैमिली के अलावा जो परिवार टफन फैमिली को सबसे ज्यादा ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहता था वह डल्लारोसा फैमिली होगा। यदि टफन फैमिली फिर से उठी तो मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में उन्हें बदलने का डल्लारोसा फैमिली का सपना चकनाचूर हो जाएगा। ऑसन इसके बजाय ये चाहेगा कि एडन किसी गैलेक्सी बीस्ट या स्पेस पायरेट्स के हाथों मारा गया हो। यदि यह अल्लाबन फैमिली या डल्लारोसा फैमिली द्वारा किया गया था तो इसका मतलब होगा कि टफन फैमिली के को सदस्यों के बीच एक जासूस था। अध्याय 962। ये बहुत महत्वपूर्ण था। जब किसी बड़े परिवार के कोर एग्जीक्यूटिव्स के बीच एक जासूस होता है तो इसका मतलब होता है कि वह परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सबसे पहले परिवार के सभी को सदस्यों को इकट्ठा करो। किसी को भी पीछे मत छोड़ो। फिर मेरे साथ ग्रैंड मास्टर से मिलने चलो। यह मामला परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें नष्ट भी कर सकता है। जी लॉर्ड ऑसन, टफन फैमिली के सभी को सदस्यों ने एक साथ जोर से कहा। 3 दिन बाद ऑसन टफन फैमिली के सभी को सदस्यों को उस ग्रह पर ले आया जहां ग्रैंड मास्टर एकांत में रहते थे। ये भी एक बंजर ग्रह था, इसलिए यह अपेक्षाकृत छोटा था। यहाँ केवल ग्रैंड मास्टर और उनकी सेवा करने वाले कुछ नौकर ही रहते थे। एक मिल्की वे बैटलशिप उतरी और ऑसन सबसे पहले उतरा। उसके पीछे टफन फैमिली के को सदस्य थे। यहाँ उड़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ऑसन केवल दूसरों को उस स्थान तक पैदल ले जा सकता था जहाँ ग्रैंड मास्टर एकांत में रहते थे। जल्द ही वे एक घाटी के बाहर पहुंचे। मैं ऑसन हूँ, टफन फैमिली का वर्तमान प्रमुख। मुझे आपसे कुछ पूछना है। ग्रैंड मास्टर ऑसन घाटी के बाहर चिल्लाया। जल्द ही ऑसन को एक आवाज सुनाई दी। अंदर आ जाओ। ऑसन फिर भीड़ को घाटी में ले गया। जब वे घाटी में दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि यह बाहर से बिल्कुल अलग थी। बाहर की दुनिया बंजर थी, लेकिन यहाँ स्वर्ग जैसा था। ये वसंत का एक सुंदर दिन था और तितलियां उड़ रही थीं। तालाब में मछलियां भी तैर रही थीं। इसके अलावा यहाँ अनगिनत कीमती जानवर और पौधे थे। ऑसन को दृश्यों की प्रशंसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह टफन फैमिली के को सदस्यों के साथ एक साधारण लकड़ी की इमारत की ओर चला गया। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और सम्मानपूर्वक बोला, टफन फैमिली का वर्तमान प्रमुख ऑसन यहाँ आपसे मिलने आया है, ग्रैंड मास्टर। टफन फैमिली की निराशाएं आपसे मिलने यहाँ आई हैं, ग्रैंड मास्टर। टफन फैमिली के बाकी को सदस्य भी घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए। क्या बात है? लकड़ी के घर से एक बूढ़ी आवाज आई। ग्रैंड मास्टर। ऑसन ने ग्रैंड मास्टर को सब कुछ बताया कि कैसे पवन ने इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट अर्थ की खोज की और फिर परिवार को खबर देने के बाद वह मर गया। उसके बाद टफन फैमिली ने स्लेव मार्क लगाने के लिए युवा पीढ़ी के एक प्रमुख को चुनने के लिए एक बैठक की, जिससे एडन की लाइफ प्लाक टूट गई। अब नाइन और आयोनी भी लापता थे। ये कहने के बाद ऑसन जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और सांस लेने की हिम्मत नहीं की। वह चुपचाप ग्रैंड मास्टर के बोलने का इंतजार कर रहा था। भले ही ऑसन एक पीक कॉस्मॉस रैंक का था, फिर भी उसने ग्रैंड मास्टर का सामना करते समय अत्यधिक दबाव महसूस किया, जिनकी उम्र अद्भुत और ताकत भयानक थी। इस बीच टफन फैमिली के अन्य कोर एग्जीक्यूटिव्स के शरीर से पसीना ऐसे निकल रहा था जैसे कोई टूटा हुआ बांध हो। क्या आपके पास कोई विचार है कि क्या हुआ होगा? थोड़ी देर बाद ग्रैंड मास्टर ने पूछा। ग्रैंड मास्टर, हम 3 संभावनाओं के साथ आए हैं। 1. परिवार के कोर एग्जीक्यूटिव्स के बीच एक जासूस है, इसलिए मिशन की जानकारी लीक हो गई और अल्लाबन फैमिली या डल्लारोसा फैमिली हमें रोक देते हैं। 2. एडन और बाकी लोग अपने रास्ते में शक्तिशाली गैलेक्सी बीस्ट से टकरा गए और मारे गए।
तीसरा, वे बहुत शक्तिशाली स्पेस पायरेट से टकरा गए और उन्होंने नाइन और आयोनी को पकड़ने से पहले एडन को मार डाला, ऑसन ने सम्मानपूर्वक कहा। आपको क्या लगता है कि उन सभी को हासिल करने के लिए आपको कितनी लड़ाकू शक्ति की आवश्यकता है? ग्रैंडमास्टर, एडन एक मिड कॉस्मोस रैंकर है। ब्लड बर्निंग पोर्शन के अलावा उन्हें पार्शियल सेलेस्टियल रैंक या बिगिनर सेलेस्टियल रैंक पर होने की आवश्यकता हो सकती है। बूम! ऑसन के ऐसा कहने के बाद वह ऊर्जा के एक भयानक गोले को महसूस कर सकता था जो उस पर भारी पड़ रहा था और मौके पर मौजूद सभी लोगों को घेरे हुए था। इस ऊर्जा के सामने वे सभी डर से कांप रहे थे। अध्याय 963। एक क्षण के बाद ग्रैंडमास्टर ने अपनी ऊर्जा वापस ले ली। क्या ये अब टफन फैमिली के सभी को सदस्य हैं? क्या कोई गायब है? ग्रैंडमास्टर ने पूछा। ग्रैंडमास्टर, टफन फैमिली के सभी को एग्जीक्यूटिव्स यहाँ हैं और मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैं सभी को मेंबर्स को इकट्ठा करने के बाद आपसे मिलने आया हूँ, ऑसन ने उत्तर दिया। यहाँ मौजूद हर कोई ठीक होना चाहिए। यदि कोई जासूस होता तो वे इतने शांत नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है कि यह उस इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट के लोगों द्वारा किया गया था? ग्रैंडमास्टर ने पूछा। ग्रैंडमास्टर, यह असंभव है न? किसी इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट में एडन को मारने की ताकत कैसे हो सकती है? वह एक मजबूत मिड कॉस्मोस रैंकर है और उसके पास ब्लड बर्निंग पोशन भी था। उन्होंने हर संभावना के बारे में सोचा लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि अर्थ पर किसी ने ऐसा किया है, क्योंकि यह उनकी बेतहाशा उम्मीदों से परे था। इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट के एक व्यक्ति में मिड कॉस्मोस रैंकर को मारने की ताकत, इस पर कौन विश्वास करेगा? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। क्या यह असंभव है? तो मुझे बताओ, इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट का कोई व्यक्ति पीक प्लैनेट रैंक कैसे प्राप्त कर सकता है? शायद उनके पास बहुत अधिक प्रतिभा हो। बहुत अधिक प्रतिभा? आप बहुत सरलता से सोच रहे हैं। इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट के व्यक्ति के लिए पीक प्लैनेट रैंक तक पहुंचना केवल प्रतिभा की बात नहीं है। तो यह क्या है? ऑसन ने भ्रम में पूछा। यह बहुत संभव है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति एक बार अर्थ पर गया हो और अपनी विरासत पीछे छोड़ गया हो। यह भी संभव है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति अर्थ पर उसी तरह एकांत में रह रहा हो जैसे मैं। इस मामले में यदि आप जाकर अपना स्लेव मार्क लगाने की कोशिश करते हैं तो आप निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के असंतोष को जगाएंगे। इसलिए यह पूरी तरह से असंभव नहीं है कि वे आपको मार देंगे, ग्रैंडमास्टर ने समझाया। फिर हम क्या करें, ग्रैंडमास्टर? ऑसन ने पूछा। ग्रैंडमास्टर की बात सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि यह कोई असंभव परिदृश्य नहीं है। मिल्की वे वास्तव में बहुत बड़ी थी, जिसमें कई शक्तिशाली लोग थे। कुछ बहुत शक्तिशाली लोग एकांत में रहने के लिए एक दूरस्थ ग्रह खोजना पसंद करते थे। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भले ही कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी ग्रह पर एकांत में रहता हो, वे सबसे पहले उस ग्रह को मिल्की वे एम्पायर के एक रजिस्टर्ड सिटीजन प्लैनेट में बदल देंगे। बहुत कम लोग इस तरह इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट पर चुपचाप रहते थे लेकिन साम्राज्य को इसकी रिपोर्ट नहीं करते थे। आपको अभी के लिए वापस जाना चाहिए। क्या युवा पीढ़ी का नया निर्वाचित प्रमुख मरा नहीं है? उसकी खबर का इंतजार जारी रखें। यदि आप वास्तव में इंतजार नहीं कर सकते तो इसे अभी के लिए छोड़ दें। हाल ही में मैं एक कॉम्बैट स्किल का अभ्यास कर रहा हूं और एक महत्वपूर्ण अवधि में हूं। जब मेरा एकांत पूरा हो जाएगा तो मैं जाकर देखूंगा कि अर्थ किस तरह की जगह है, ग्रैंडमास्टर ने एक घातक नज़र के साथ कहा। जी ग्रैंडमास्टर, ऑसन और अन्यों ने जोर से उत्तर दिया। अर्थ, साहिल ने नाइन और आयोनी से पूछताछ करने के बाद पवन से मिली खबर के अलावा टफन फैमिली की स्थिति के बारे में पूरी तरह से जान लिया था। साहिल को टफन फैमिली के बाकी सदस्यों की चिंता नहीं थी। हालांकि टफन फैमिली में एक ग्रैंड मास्टर था, इसलिए साहिल को उन पर विशेष ध्यान देना पड़ा। टफन फैमिली जैसी सुपर जायंट फोर्स में जिन्हें ग्रैंड मास्टर कहा जा सकता है, वे शक्तिशाली होंगे। साहिल जानता था कि वह अपनी पीक कॉस्मोस रैंक कॉम्बैट पावर के साथ उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। इसके अलावा ब्लड बर्निंग पोशन भी था जो कम समय में लड़ाकू शक्ति बढ़ा सकता था। हालांकि इसके काफ़ी दुष्प्रभाव थे, फिर भी इस पर विचार करना पड़ा। इसलिए साहिल को लैविश पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करने का तरीका खोजना पड़ा। फिर उसे अपनी ताकत में सुधार जारी रखने की आवश्यकता थी। जाहिर है वह अर्थ पर ऐसा नहीं कर सकता था। उसे जल्द से जल्द अर्थ छोड़ना पड़ा और मिल्की वे के केंद्र में जाना पड़ा। अपनी शक्ति का सही मायने में उपयोग करने का वही मंच था। अब एकमात्र समस्या ग्रह की सुरक्षा की थी। वह अर्थ की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लैविश पॉइंट्स प्राप्त करने हेतु पैसा खर्च करने के लिए गैलेक्सी में कैसे जाएगा। साहिल ने एक तरीके के लिए वेब खोजना शुरू किया। उसने सिस्टम को मिल्की वे के इंटरनेट से जोड़ा। सिस्टम एक गॉड टियर सिविलाइजेशन का उत्पाद था और इसे खोजना असंभव था। फिर सिस्टम की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अर्थ की स्थिति को फिर से छिपा दिया। अध्याय 964। फिर उसने मिल्की वे के इंटरनेट के अंडरवर्ल्ड में प्रवेश किया। यह अर्थ पर डार्क वेब के समान था जो इंटरनेट के ग्रे एरिया में खड़ा था। यहाँ हर कोई संदिग्ध सौदे करता था।
थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद साहिल की नज़र में एक नाम आया, मीटियोर चेंबर। मिल्की वे के इंटरनेट के अंडरवर्ल्ड में ये सबसे अधिक चर्चित नामों में से एक था। कहा जाता था कि जब तक आपके पास पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं कर सकते। बेशक साहिल को लगा कि यह थोड़ा अतिशयोक्ति है। मिल्की वे आखिर मिल्की वे एम्पायर का क्षेत्र था। मिल्की वे एम्पायर के अधिकार क्षेत्र में इतनी अहंकारी बात कहने की हिम्मत कौन करेगा। हालांकि साहिल ने फिर भी उनके साथ संपर्क किया क्योंकि उसका लक्ष्य मिल्की वे एम्पायर नहीं था। इसके बजाय ये सिर्फ टफन फैमिली थी जो 8 प्रमुख परिवारों के बीच अपना स्थान खोने वाली थी। उसने उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने इतना अहंकारी दावा करने की हिम्मत की थी। वह जानता था कि वे 8 प्रमुख परिवारों में से एक से नहीं डरेंगे जो विफल होने वाला था। इसके अलावा साहिल का उद्देश्य टफन फैमिली की हत्या करना नहीं था। उसे बस टफन फैमिली की निगरानी करने की जरूरत थी। जब तक वह टफन फैमिली के मिल्की वे बैटलशिप और ग्रैंड मास्टर की गतिविधियों पर नजर रख सकता था, तब तक वह पलटवार करने का रास्ता खोज सकता था। हेलो, साहिल ने दूसरे पक्ष को एक संदेश भेजा। जैसे ही साहिल ने संदेश भेजा, दूसरे पक्ष ने प्रतिक्रिया दी। हेलो, आपको क्या चाहिए? आप मिल्की वे के भीतर कुछ भी कर सकते हैं, है ना? साहिल ने पूछा। हाँ, लेकिन ये जितना कठिन होगा, कीमत उतनी ही अधिक होगी। मैं टफन फैमिली की गतिविधियों की निगरानी करना चाहता हूँ। इसमें कितना खर्च आएगा? साहिल ने उत्तर दिया। टफन फैमिली मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक। हाँ, आप किसकी निगरानी करना चाहते हैं? मैं उनके मिल्की वे बैटलशिप और उनके ग्रैंड मास्टर की गतिविधियों की निगरानी करना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत महंगा होगा। आपको तैयार रहना होगा। अपनी कीमत बताओ, साहिल ने उत्साहपूर्वक कहा। उसे पैसा खर्च करके लैविश पॉइंट्स प्राप्त करने के साथ साथ किसी भी समय टफन फैमिली की गतिविधियों को जानने का ऐसा अद्भुत अवसर कहाँ मिलेगा। कृपया प्रतीक्षा करें, मुझे कार्य की कठिनाई के अनुसार कीमत की गणना करने की आवश्यकता है। जल्द ही साहिल को जवाब मिला। मुझे 10 अरब गैलेक्सी डॉलर्स चाहिए। सच कहूं तो जब साहिल ने ये संख्या देखी तो वह बहुत निराश हुआ। उसने सोचा था कि यह एक बड़ी राशि होगी। ये और भी बेहतर होता अगर यह उसे सीधे सेलेस्टियल रैंक तक पहुंचा पाता। हालांकि ये सिर्फ 10 अरब गैलेक्सी डॉलर्स था। अर्थ पर पैसे की तुलना में गैलेक्सी डॉलर्स खर्च करना अधिक कठिन लग रहा था। साहिल को याद आया कि जब उसे पहली बार सिस्टम मिला था तो वह एक साधारण होटल खरीदने के लिए 20 अरब खर्च कर देता था। ऐसा लग रहा था कि वह मिल्की वे के केंद्र में जाने पर ही अधिक पैसा खर्च कर सकता है। मुझे भुगतान कैसे करना चाहिए? दूसरे पक्ष ने साहिल को एक निर्दिष्ट छिपा हुआ खाता दिया। साहिल ने फिर ऑनलाइन भुगतान किया और 10 अरब गैलेक्सी डॉलर्स उनके खाते में स्थानांतरित कर दिए। साथ ही साहिल ने उन्हें अपनी संपर्क जानकारी दी। जैसे ही टफन फैमिली का जहाज या ग्रैंड मास्टर कुछ भी करेंगे, साहिल को तुरंत खबर मिल जाएगी। सिस्टम बहुत अद्भुत था, जैसा कि गॉड टियर सिविलाइजेशन की चीज से उम्मीद थी। अध्याय 965। उसने मीटियोर चेंबर से टफन फैमिली की गतिविधियों की निगरानी करवाने के लिए 10 अरब गैलेक्सी डॉलर्स खर्च किए और साथ ही उसे 100 लैविश पॉइंट्स भी मिले, जिसे एक तीर से 2 शिकार माना जा सकता था। हालांकि साहिल बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं हुआ। 100 लैविश पॉइंट्स उसे पूरी टफन फैमिली के खिलाफ लड़ने की ताकत देने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस प्रकार उसे अभी भी पैसा खर्च करना जारी रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता थी। हालांकि वह मिल्की वे के इंटरनेट पर ऑनलाइन खरीदारी कर सकता था, लेकिन उसे एक विशिष्ट पहचान और पता देने की आवश्यकता थी। हालांकि कीमतें बहुत अधिक नहीं थीं और उसे 100 मिलियन खर्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत थी। स्ट्रैटेजिक मिलिट्री वेपन्स जैसी चीज़ें थोड़ी महंगी होंगी, लेकिन इन सामानों को खरीदने की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। उन्हें खरीदने के लिए उसे एक निश्चित ताकत और पृष्ठभूमि की आवश्यकता थी। इसके अलावा यदि उसने बहुत अधिक सामान खरीदा और बहुत अधिक पैसा खर्च किया, तो वह अनिवार्य रूप से कुछ ताकतों का ध्यान आकर्षित करेगा। पूर्ण ताकत होने से पहले साहिल मिल्की वे के सामने अर्थ की स्थिति को उजागर नहीं करना चाहता था। भले ही अर्थ अब मिल्की वे का हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट था, फिर भी यह सुरक्षित नहीं था। यह इस बात से देखा जा सकता था कि एडन ने यह जानने के बाद भी अर्थ को नष्ट करने की हिम्मत की कि मिल्की वे एम्पायर ने अर्थ को पंजीकृत कर लिया है। यदि साहिल मिल्की वे में जो चाहे करना चाहता था, तो उसे हजारों लैविश पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए कम से कम खरबों गैलेक्सी डॉलर्स खर्च करने होंगे। हालांकि वह पैसा कैसे खर्च करे, साहिल को कुछ देर तक समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। वह केवल एक समय में एक कदम ही उठा सकता था। साहिल ने अर्थ पर मीटियोर चेंबर से खबर का इंतजार किया। अगली योजना बनाने से पहले वह ये देखेगा कि क्या टफन फैमिली कुछ महत्वपूर्ण योजना बना रही है। यदि टफन फैमिली को एडन की मृत्यु की खबर मिल गई होती और वे फिर से अर्थ पर किसी को भेज रहे होते, तो साहिल अब इतना परवाह नहीं करता। वह केवल पलटवार कर सकता था, भले ही उसका रहस्य उजागर हो जाए और दूसरे उसे नोटिस करें। किसी भी स्थिति में उसे पहले अपनी ताकत में सुधार करना था, अन्यथा अर्थ नष्ट हो जाएगी।
चूंकि वे मरने ही वाले थे तो छिपते रहने का क्या फायदा। यदि टफन फैमिली ने कुछ भी योजना नहीं बनाई थी तो वह मिल्की वे के केंद्र में जाएगा और ऐसी समृद्ध जगह पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चुपचाप पैसा खर्च करेगा, क्योंकि इससे कोई ध्यान आकर्षित नहीं होना चाहिए। साहिल की समझ के अनुसार टफन फैमिली मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक थी और वे एक शक्तिशाली परिवार थे। हालांकि वे ढलान पर थे और वर्तमान में 8 प्रमुख परिवारों में अंतिम थे। ये भी संभव था कि वे किसी भी क्षण अपनी स्थिति खो दें। एडन जैसा मिड कॉस्मोस रैंक पावरहाउस मारा गया, जो उनके लिए एक बड़ा नुकसान था। इस प्रकार वे निश्चित रूप से इसे गंभीरता से लेंगे। एक बार जब साहिल की लड़ाकू शक्ति मिड कॉस्मोस रैंक तक पहुंच जाएगी तो वह अपराजय होगा। साथ ही टफन फैमिली संभवतः ये नहीं जान पाएगी कि एडन की मृत्यु कैसे हुई। अज्ञात सबसे भयानक होता है, इसलिए इस नुकसान को झेलने के बाद टफन फैमिली तुरंत किसी को तब तक नहीं भेज सकती जब तक वे जीत के प्रति आश्वस्त न हों। ये निश्चित रूप से तब तक के लिए भी है जब तक कि ग्रैंड मास्टर एकांत से बाहर न आ जाएं। इसकी भी बहुत बड़ी संभावना थी। व्यवस्था करने से पहले साहिल को मीटियोर चेंबर से सुनने की जरूरत थी। ये टफन फैमिली पर निर्भर करता था कि उसे दुनिया की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए या लो प्रोफाइल बनाए रखना चाहिए और धीरे धीरे अपनी ताकत को चुपके से बढ़ाना चाहिए। कैपिटल सिटी इन सोमरलैंड, अर्थ। साहिल के निवास के अंदर बहुत चहल पहल थी। सीलिया और सलीना ही वहां नहीं थीं। पर्ल, जूलिया, सैंडी, अमीलिया और गोल्डी भी वहां आ गई थीं। उन्होंने कहा कि वे यहाँ साहिल से अपनी कल्टिवेशन पर मार्गदर्शन लेने आए हैं, लेकिन हर कोई उनके असली इरादों को जानता था। जहां तक बात है कि उन्हें दुनिया की परवाह किए बिना साहिल के पास आने की हिम्मत किसने दी, वह इसलिए था क्योंकि अर्थ के 3 बार लगभग नष्ट होने के बाद हर कोई अधिक खुले दिमाग का हो गया था। वे जो चाहते थे वही कर रहे थे और जिन्हें पसंद करते थे उनका पीछा कर रहे थे। उन्हें परिणाम की परवाह नहीं थी, क्योंकि अर्थ किसी भी दिन जल्द ही बर्बाद हो सकती थी। इसलिए दुनिया को पछतावे के साथ छोड़ने से बचने के लिए उन्होंने बहादुरी से ऐसा करने का फैसला किया। अध्याय 966। साहिल वास्तव में इस समय बहुत असहाय था। हालांकि अब वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वे सब यहाँ थीं। सीलिया को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने उन महिलाओं का गर्मजोशी से स्वागत किया जो सभी साहिल से संबंधित थीं। सच कहूं तो सीलिया के व्यक्तित्व वाली महिला उम्रिया लिंग की परवाह किए बिना किसी को भी जीत सकती थी। उसके सबको साथ लाने के बाद सब जल्दी ही घुल मिल गईं। अब साहिल के शर्मिंदा होने की बारी थी। 6 या 7 सुंदरियां जो सभी 9 पॉइंट्स या उससे अधिक थीं, एक साथ जमा हो रही थीं और साहिल को रोज उनका सामना करना पड़ता था। इससे वह बहुत उदास हो गया और परिणामस्वरूप उसके पास सीलिया के साथ अकेले रहने का समय नहीं बचा, इसलिए उसे खुद को रोकना पड़ा। हालांकि महिलाएं आंखों को भाने वाली थीं, लेकिन वह उन्हें केवल देख सकता था और छू नहीं सकता था। ये प्रताड़ना जैसा था। चूंकि साहिल को अपने व्यवसाय से निपटना था, सेलिना, जो एक पार्शल सुपर गॉड थी, इन सुंदरियों को प्रैक्टिस में नेतृत्व करने का कार्य संभालेगी। बस इसी तरह साहिल और कई सुंदरियां अब एक ही छत के नीचे रह रहे थे। कभी कभी वह उन्हें उनकी कल्टिवेशन में निर्देश भी देता था। इतने सारे लोग ऐसी सुंदरियों से घिरे होने के उसके जीवन से ईर्ष्या करते थे। हालांकि केवल साहिल खुद जानता था कि वह पीड़ित था। न केवल उसे किसी लाभ का आनंद मिला, बल्कि वह सीलिया के साथ अपने सुखद समय से भी वंचित हो गया। यदि साहिल खुद को नहीं रोक पाता तो वह चुपके से सीलिया को पहले ही संदेश भेज देता। फिर दोनों आधी रात को चुपके से रोमांस करते। टफन फैमिली की निगरानी के लिए मीटियोर चेंबर को काम पर रखने हेतु मिल्की वे के भूमिगत नेटवर्क में 10 अरब गैलेक्सी डॉलर्स खर्च करने के तीसरे दिन साहिल को मीटियोर चेंबर से एक संदेश मिला। बहुत समय पहले टफन फैमिली के प्रमुख ऑसन टफन फैमिली के सभी कोर एग्जीक्यूटिव्स को एक मिल्की वे बैटलशिप पर उस ग्रह पर ले गए थे जहां टफन फैमिली के ग्रैंड मास्टर एकांत में रहते थे। हालांकि मीटियोर चेंबर ने यह नहीं बताया कि क्यों। शायद साहिल ने कारण जानने के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं किया था। यह भी संभव था कि मीटियोर चेंबर को कारण के बारे में कोई जानकारी न हो। आखिरकार यह एक सुपर फैमिली का सीक्रेट था, इसलिए हर कोई इसके बारे में नहीं जान सकता था। हालांकि भले ही मीटियोर चेंबर ने कुछ नहीं कहा, साहिल को फिर भी पता था कि क्या हो रहा है। टफन फैमिली को एडन की मृत्यु की खबर पहले ही मिल गई होगी। यही कारण है कि इस विशाल परिवार ने इसे इतना महत्व दिया और परिवार के को सीधे अपने ग्रैंड मास्टर से मिलने के लिए ले आए। साहिल ने मीटियोर चेंबर से फिर से पूछा कि क्या टफन फैमिली के ग्रैंड मास्टर कुछ कर रहे हैं। साहिल को जो परिणाम मिला वह यह था कि ग्रैंड मास्टर अभी भी एकांत में रह रहे थे। वे सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आए क्योंकि ऑसन परिवार के को उनसे मिलने के लिए लाया था। साथ ही जब वे ग्रैंड मास्टर से मिलने गए तो टफन फैमिली ने अपने 2 जहाज़ों में से केवल एक को ही तैनात किया। इसके अलावा वे हमेशा प्लैनेट टफन पर खड़े रहते थे। जब साहिल ने यह सुना तो उसके सीने का बोझ अस्थायी रूप से हट गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, एडन जैसे मिड कॉस्मोस रैंकर की मृत्यु ने टफन फैमिली को सतर्क कर दिया।
वे बेतरतीब ढंग से किसी को नहीं भेजेंगे और निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर से सलाह मांगेंगे। अब जबकि ग्रैंड मास्टर अभी भी एकांत में थे और मिल्की वे बैटलशिप तैनात नहीं किया गया था, इसने साबित कर दिया कि टफन फैमिली को पहले इस मामले की जांच करनी चाहिए। इसलिए अगली बार जब वे आएंगे तो वे अपने सबसे मजबूत लोगों को भेजेंगे। ग्रैंड मास्टर स्वयं भी यहाँ आ सकते हैं। इसलिए चूंकि उसके पास सांस लेने की थोड़ी जगह थी, साहिल को अपनी शक्ति बढ़ाने के अवसर का लाभ उठाना पड़ा। उसके लिए अर्थ छोड़ना अनिवार्य था। यदि वह चला गया तो उसके पास लैविश पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करने के अधिक अवसर होंगे। अध्याय 967। साहिल ने अंततः पवन की टीम के बाकी सदस्यों को ले जाने और अर्थ छोड़ने के लिए ऑक्टागन का उपयोग करने का निर्णय लिया। जब अन्य अर्थलिंग्स की बात आई तो उसने सीलिया और सेलिना सहित उनमें से किसी को भी फिलहाल साथ नहीं लिया। आखिरकार इस बार उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी। इसके अलावा ये खतरनाक भी था। वे टफन फैमिली के मार्ग का अनुसरण करते हुए मिल्की वे के केंद्र तक जाएंगे। यह इसलिए था ताकि टफन फैमिली द्वारा अर्थ पर भेजे गए किसी भी व्यक्ति को साहिल बीच में ही रोक सके। यह अर्थ के पास लड़ने से बहुत बेहतर होगा, जहां उसे अतिरिक्त सावधान रहना पड़ता। जब वह अंततः टफन फैमिली के साथ चीजों को सुलझा लेगा तो वह मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में बस जाएगा। उसके बाद वह सीलिया और अन्यों को मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे समृद्ध स्थानों को दिखाने के लिए ले जाएगा। इससे उनकी ताकत सुधारने में भी मदद मिलेगी। अपना मन बनाने के बाद साहिल ने सबसे पहले अर्थ के सभी सुपर गॉड्स को अपने इरादे बताने के लिए उनके साथ एक छोटी बैठक बुलाई। सब लोग, मैं अगले कुछ दिनों में अर्थ छोड़ सकता हूं और मिल्की वे के समृद्ध केंद्र में जा सकता हूं। मैं अस्थायी रूप से अर्थ आपको सौंप दूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊंगा तो अर्थ वैसी ही होगी जैसी अभी है या उससे बेहतर। इंटरनेट अब जुड़ गया है और जब मैं पहुंचूंगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, साहिल ने अर्थ के सुपर गॉड्स की ओर देखते हुए कहा। हर कोई समझ गया था कि साहिल जल्द या बाद में अर्थ छोड़ देगा। आखिरकार अर्थ बहुत छोटी थी और साहिल की प्रतिभा बहुत ऊंची थी। उसे कहीं बड़े स्थान पर जाने की ज़रूरत थी और वह उसका नया मंच होगा। इसलिए वे बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। मिस्टर साहिल, टफन फैमिली मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक है। हमने उनके इतने सारे लोगों को मार डाला है, क्या वे वास्तव में हार मान लेंगे? किसी ने पूछा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं टफन फैमिली से जुड़े मामले को सुलझाने का रास्ता निकाल लूंगा। मैं इस बार अर्थ छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं एक सही समाधान खोजना चाहता हूं। अन्यथा यदि मैं अर्थ पर रहता हूं तो मैं मौलिक समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगा। हम अपने भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते और हमें सक्रिय होना होगा, साहिल ने उत्तर दिया। मिस्टर साहिल, क्या आपके लिए अकेले जाना ठीक है? आप हम में से कुछ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? हालांकि हम कमज़ोर हैं, लेकिन जब आप कुछ समस्याओं का सामना करेंगे तो आपको चर्चा करने के लिए किसी की ज़रूरत होगी, है ना? किसी ने सुझाव दिया। हाँ मिस्टर साहिल, आप हम में से 2 को अपने साथ ले जाने के लिए चुन सकते हैं और यदि आप किसी भी चीज़ का सामना करते हैं तो कम से कम आपके पास साथ होगा। आप लोगों को फिलहाल अर्थ पर ही रहना चाहिए। जब मैं बस जाऊंगा और टफन फैमिली से जुड़े मामले को सुलझा लूंगा तो मैं आप लोगों को बाहर जाने और देखने की अनुमति दूंगा। साहिल, चिंता मत करो, हम यहाँ हैं और यदि कोई अर्थ के साथ कुछ भी करना चाहता है तो उन्हें हमारे मृत शरीरों के ऊपर से ऐसा करना होगा। दोस्तों, अब बात करना बंद करो। यदि हम साथ जाते हैं तो हम बाधा बनेंगे। हमें अब अपनी ताकत सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब हमें आखिरकार बाहर जाने का मौका मिले तो हम अर्थ का नाम बदनाम नहीं कर सकते, मेसन ने कहा। इस समूह के बीच मेसन की प्रतिष्ठा भी अपेक्षाकृत ऊंची थी। वह साहिल के बाद दूसरे स्थान पर था। आखिरकार यह अफवाह थी कि मेसन कभी साहिल का मास्टर था। ओल्ड मास्टर स्टेफानी, मुझे अर्थ की देखभाल करने के लिए आपको कष्ट देना होगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। जब समय आएगा मैं आप सभी को वहां ले जाऊंगा। सुपर गॉड्स के लिए व्यवस्था करने के बाद साहिल घर लौट आया। सेलिना सभी को मार्शल आर्ट्स सिखा रही थी। जब उन्होंने साहिल को देखा तो उन्होंने तुरंत अभ्यास बंद कर दिया और उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। प्रशिक्षण की तुलना में वे साहिल के साथ समय बिताना बहुत अधिक पसंद करती थीं। साहिल, कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? साहिल, एक ऐसी चाल भी है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या आपके पास समय है? अध्याय 968। सबने चर्चा के लिए विषय खोजना शुरू कर दिया। सब लोग, मेरे पास भविष्य में आपको सिखाने का समय नहीं होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो बस लेना से पूछें, साहिल ने कहा। क्यों साहिल, आप कहाँ जा रहे हैं? सैंडी ने पूछा। साहिल, क्या हुआ? सीलिया ने चिंता से पूछा। बाकी सब उसके जवाब का इंतजार करते हुए साहिल को घूर रही थीं। मैं 2 दिनों में अर्थ छोड़ दूंगा और मिल्की वे के केंद्र में जा रहा हूं, साहिल ने उत्तर दिया। आप वहां क्यों जा रहे हैं? आप हमें अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं।
क्या आप हमारा ख्याल नहीं रखने वाले हैं? अब हमें नहीं चाहते? सीलिया ने मुंह फुलाकर पूछा। साहिल ने हाथ बढ़ाकर सीलिया के सिर के ऊपरी हिस्से को सहलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम पागल हो, मैं तुम्हें कैसे नहीं चाहूंगा। बात बस इतनी है कि हमने टफन फैमिली के साथ मामला अभी तक नहीं सुलझाया है। हालांकि वे फिलहाल लोगों को नहीं भेजेंगे, लेकिन हम अपने भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते और इस मामले को सुलझाने का रास्ता खोजना होगा। इसलिए मुझे अर्थ छोड़ना होगा, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता, लेकिन ये यात्रा बहुत खतरनाक है। अगर मैं अकेला रहूं तो मेरे लिए लड़ना या भागना आसान होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें ले जाऊं तो यह अलग होगा। लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही मैं टफन फैमिली के मामले को सुलझा लूंगा, मैं तुम सबको लेने वापस आऊंगा। सच में? सीलिया ने पूछा। बेशक, ये सच है। अर्थ मेरी जड़ें हैं, मेरा गृहनगर है और तुम सब यहाँ हो। मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं अर्थ की रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। अब तुम्हें बस सेलिना के साथ मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने की ज़रूरत है। जब मैं अगली बार वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें गैलेक्सी की सबसे समृद्ध जगहों पर ले जाऊंगा, साहिल ने दृढ़ता से कहा। ठीक है साहिल, हम सेलिना का अनुसरण करेंगे और मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करेंगे, लेकिन आपको वापस आना होगा और हमसे वादा करना होगा कि आप बाहर नहीं मरेंगे, वरना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, सीलिया ने लाल आंखों के साथ कहा। कई अन्य लोगों की आंखें भी थोड़ी लाल थीं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम सबको लेने निश्चित रूप से जीवित वापस आऊंगा। साहिल अगले कुछ दिनों में थक गया था। ये लोग पागल थे। किसी को ये पता होना चाहिए कि साहिल पहले से ही एक पीक कॉस्मोस रैंकर था, लेकिन ये भी उसे थकाने के लिए काफ़ी था। एक हफ्ते बाद साहिल ने ऑक्टागन में प्रवेश किया जबकि अनगिनत अर्थलिंग्स उसे देख रहे थे। ऑक्टागन में जाने के बाद वह मुड़ा और गायब होने से पहले सबको हाथ हिलाकर विदा किया। साहिल ने पवन द्वारा लाए गए लोगों को नहीं मारा क्योंकि वे उसके लिए ऑक्टागन चला सकते थे। साहिल अपने साथ नाइन और आयोनी को भी ले गया। शायद ये दोनों उपयोगी होंगे। जैसे ही उन्होंने ऑक्टागन को हवा में उठते देखा, सीलिया और अन्य महिलाएं अब अपने आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर सकीं। उन्हें डर था कि साहिल इसके बाद वापस नहीं आएगा, इसलिए वे पिछले कुछ दिनों से साहिल को परेशान कर रही थीं। वुश! वांछित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ऑक्टागन पूरी शक्ति के साथ तेज हुआ और पलक झपकते ही गायब हो गया, जिससे अर्थलिंग्स उसे खाली नजरों से देखते रह गए। साहिल को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच तभी मिलेगा जब वह एक बड़े मंच पर पहुंचेगा। साहिल जितना मजबूत होगा, भविष्य में अर्थ उतनी ही सुरक्षित होगी। अर्थ के अरबों लोगों ने साहिल के लिए मन ही मन प्रार्थना की, उम्मीद की कि यह उसके लिए भाग्य लाएगा। अध्याय 969। साहिल ने अर्थ पर मौजूद सभी लोगों की उम्मीदों के साथ अर्थ छोड़ दी ताकि वे जिस संकट का सामना कर रहे हैं उसका समाधान खोज सकें। इंटरनेट के माध्यम से बहुत से लोग पहले ही टफन फैमिली की शक्ति के बारे में जान चुके थे। इतने बड़े दानव के सामने ये कहा जा सकता था कि यदि साहिल आसपास नहीं होता तो अर्थ के पास कोई प्रतिरोध नहीं होता। वे या तो गुलाम बना लिए जाते या नष्ट कर दिए जाते। इसलिए उनकी एकमात्र आशा अब साहिल था। केवल उसके पास ही अर्थ को बचाने की शक्ति थी। पूरी ताकत से चलते समय ऑक्टागन बहुत तेज था। आधा महीना बीत गया और साहिल अर्थ से बहुत दूर चला गया था। हालांकि ऑक्टागन केवल आधे महीने से यात्रा कर रहा था, लेकिन यदि साहिल अर्थ की टेक्नोलॉजी का उपयोग करता तो वह केवल कुछ 100 हजारों वर्षों में ही इतनी दूरी तय कर पाता। कोई देख सकता था कि अर्थ की सभ्यता और मिल्की वे एम्पायर की अन्य सभ्यताओं के बीच कितना बड़ा अंतर था। साहिल इस समय ऑक्टागन के ऑब्जर्वेशन रूम में बैठा था, अनगिनत कॉमेट्स और मीटियोराइट्स को गुजरते हुए देख रहा था। कुछ को ऑक्टागन द्वारा सीधे मलबे में तोड़ दिया गया और वे शून्य में बहते रहे। कभी कभी ऑक्टागन एक ग्रह के पास से गुजरता था, लेकिन वह केवल एक निर्जीव ग्रह होता था। ऑब्जर्वेशन रूम की छत कांच जैसी पारदर्शी सामग्री से बनी थी, लेकिन ये बाद वाले से बहुत मजबूत थी। शून्य में तेजी से आगे बढ़ने पर भी यह ठीक रहती थी। जैसे साहिल आकाश में सितारों को देख रहा था और ब्रह्मांड की महानता पर आहें भर रहा था। नॉक नॉक नॉक, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, साहिल ने कहा। क्रीक, दरवाजा खुला। एक सुंदर महिला स्वादिष्ट भोजन की थाली लेकर अंदर आई। 10 से अधिक लोग उसके पीछे आ रहे थे, जिनमें से प्रत्येक के पास भोजन की एक थाली थी। कमरे में दाखिल होने के बाद उन्होंने भोजन एक मेज पर रख दिया। उद्धरण चिन्ह। मास्टर साहिल, ये खाने का समय है, आगे चल रही सुंदर महिला ने घुटने टेकते हुए कहा। कृपया अपने भोजन का आनंद लें, मास्टर साहिल। अन्य सुंदर महिलाओं ने भी सम्मानपूर्वक कहते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। वे सभी नौकरानियां थीं जिन्हें पवन साथ लाया था। साहिल को लगा कि वे यात्रा में मददगार हो सकती हैं, इसलिए उसने उन्हें रख लिया। ये लोग लंबे समय से साहिल की शक्ति के वश में थे। यहाँ तक कि लॉर्ड एडन टफन भी इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट के इस युवक के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। वह भयानक रूप से शक्तिशाली था। यदि वे साहिल की अच्छी सेवा करती हैं और साहिल उन्हें अपने आसपास रहने की अनुमति देता है, तो वे एक दिन साहिल के नाम का उपयोग करके सामाजिक सीढ़ी चढ़ सकती हैं।
जब नौकरानियों की बात आती थी तो उनमें भी अलग अलग रैंक होते थे। स्टेलर रैंक की सेवा करने वाली नौकरानी कॉस्मॉस रैंक की सेवा करने वाली नौकरानी से बहुत अलग होती थी। इसके अलावा मिल्की वे के मास्टर की सेवा करने वाली नौकरानी को अपमानित करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा, यहाँ तक कि मिल्की वे एम्पायर की विभिन्न ताकतों के प्रत्यक्ष वंशज भी नहीं। तो कोई देख सकता था कि उनकी स्थिति कितनी ऊंची थी। अब वे केवल साहिल द्वारा पहचाने जाने और उनके साथ रहने की अनुमति दिए जाने की आशा कर सकती थीं। मुझे मिल गया, अब तुम जा सकती हो, साहिल ने भावशून्य होकर कहा। मास्टर, कृपया हमें अपनी सेवा करने दें। मैंने कहा, तुम अब जा सकती हो। साहिल ने अपनी आवाज़ तेज की और घुटने टेकने वाली महिलाओं को तब तक डराया जब तक कि उनके दिल कांप नहीं गए। फिर वे कांपते हुए उठ गईं। जी मास्टर, यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बुला सकते हैं। हम हर समय स्टैंड बाई पर रहेंगे। आगे चल रही महिला के ऐसा कहने के बाद वह बाकी लोगों के साथ कमरे से बाहर चली गई। अंततः साहिल खाना शुरू करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि यहाँ का सारा खाना स्वादिष्ट था, साथ ही उसे अर्थ पर इनमें से कोई भी भोजन नहीं मिल सकता था। जैसे ही उसने स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाया, उसने सितारों से भरे आकाश को देखने के लिए अपना सिर उठाया। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। खाने के बाद साहिल ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश को देखने के लिए रॉकिंग चेयर पर लेटा रहा। आधा महीना धीरे धीरे बीत गया। अध्याय 970। साहिल ऑक्टेगन पर अर्थ से 1 महीने से दूर था। हालांकि यह अभी भी मिल्की वे के केंद्र से आधी दूरी भी नहीं थी। साहिल आज हल्की नींद में था जब उसे अचानक एक झटके का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं, तुरंत संचार उपकरण खोला और कंट्रोल रूम से संपर्क किया। क्या हो रहा है? साहिल ने पूछा। मास्टर, मैंने अभी अभी एक स्पेस वर्महोल जंप लगाया है, इसलिए जहाज थोड़ा हिलेगा। कृपया चिंता न करें, ऑक्टेगन के कमांडर ने उत्तर दिया। हम मिल्की वे के केंद्र से कितनी दूर हैं? मास्टर, हम 1 महीने और 3 दिन से अर्थ से दूर हैं। निर्धारित मार्ग के अनुसार हमें अभी भी कम से कम 2.5 महीने की आवश्यकता है। 2.5 महीने? मुझे याद है कि पवन ने कहा था कि पिछली बार टफन फैमिली के निवास से आने में केवल 3 महीने लगते हैं। मास्टर, ऐसा इसलिए है क्योंकि मिल्की वे बैटलशिप ऑक्टेगन से एक स्तर ऊंचा है और चूंकि इसकी गति ऑक्टेगन से बहुत अधिक है, इसलिए आवश्यक समय भी कम होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आपको मुझे तुरंत सूचित करना चाहिए। जी मास्टर। साहिल के बोलने के बाद उसने संचार उपकरण बंद कर दिया और उसे अनदेखा कर दिया। उसे वैसे भी समझ नहीं आता था कि स्पेस वर्महोल जंप क्या होता है। साथ ही उसने इन लोगों की जान अपनी मुट्ठी में ले रखी थी, इसलिए वे निश्चित रूप से गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऑक्टेगन 0 में आगे बढ़ता रहा। 1 महीने बाद ऑक्टेगन ने एक और स्पेस वर्महोल जंप लगाया। इस बार साहिल को पहले ही सूचित कर दिया गया था, इसलिए वह देखने के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में गया। उसने देखा कि ऑक्टेगन अचानक किसी दूसरे डायमेंशन में प्रवेश कर गया है। वहां घोर अंधेरा था और आकाश के तारे भी गायब हो गए थे। पूरी प्रक्रिया लगभग 3 घंटे तक चली और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। साहिल को लगा कि यह अद्भुत था। क्या हम इस स्पेस वर्महोल जंप को करते समय किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा स्पेशल डायमेंशन इससे करीब हो? साहिल हैरान था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा नहीं पूछा। 1 और महीना बीत गया और ऑक्टेगन ने एक और स्पेस वर्महोल जंप लगाया। तब से साहिल अर्थ से 3 महीने से दूर था। वे मिल्की वे के केंद्र के करीब और करीब पहुंच रहे थे। स्पेस वर्महोल से बाहर आने के कुछ ही समय बाद साहिल ने अचानक एक चमकती हुई चीज को ऑब्जर्वेशन रूम की ओर आते देखा। क्या वह एक स्पेसशिप है? हमें वास्तव में एक स्पेसशिप मिली। साहिल उत्साहित था। क्या हम आखिरकार मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में पहुंच रहे हैं? अर्थ से 2 महीने से अधिक दूर रहने के बाद मैं आखिरकार किसी और से मिला। हालांकि इससे पहले कि साहिल उत्साहित महसूस कर पाता, उसने पाया कि दूसरी तरफ की स्पेसशिप के पीछे 1 दर्जन से अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा ये उड़ने वाले जहाज लगातार अपने सामने वाली स्पेसशिप पर हमला कर रहे थे। अनगिनत एनर्जी कैनन्स ने स्पेसशिप को टक्कर मारी। हालांकि यह स्पेसशिप की रक्षा में घुसने में विफल रहा, लेकिन यह नुकसान से भी नहीं बच सका। दोनों पक्षों ने एक दूसरे का पीछा किया और भागे धीरे धीरे साहिल और ऑक्टेगन के करीब पहुंच गए। क्या हो रहा है? क्या यह एक इंटरस्टेलर वॉर है? इस बिंदु पर साहिल का संचार उपकरण जल उठा। क्या बात है? उत्तर देने के बाद साहिल ने पूछा। मास्टर, सामने वाली स्पेसशिप हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। क्या आप स्वीकार करना चाहते हैं? ऑक्टेगन के कमांडर ने पूछा। साहिल अनुमान लगा सकता था कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता है। वे संभवतः मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे। वह इस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि वह यहाँ नया है, इसलिए कुछ स्थानीय लोगों को जानना अच्छा होगा। तब अपनी योजना को अंजाम देना अधिक सुविधाजनक होगा, है ना?
तो साहिल ने कहा, कॉल स्वीकार करो, देखो कि दूसरे व्यक्ति को क्या कहना है। जी मास्टर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।